My lord, my lords had directed by my lord's order dated 28/10/2023, my lord, annexure P2, that my representation be decided by the corporation, my lord. My lord, the dispute is that the petitioner, my lord, he was the owner of 0.44 acres of land, my lord, in Riva. And 0.26 acres, my lord, had been sold off. 0.18 acres, my lord, that was not sold. So, my lord, the representation was submitted to the corporation, my lord. They have, my lord, by the impugned order, given, my lord, उन्होंने reason. क्या कहा तो है, सीमांकन करा लीजिए आप, जमीन का सीमांकन कराने के लिए कह दिया, और क्या कहा है उन्होंने? नहीं, जमीन से वो तो कहा है कि आप पहले ही बेच चुके हैं, उसमें फाइंडिंग दे दी उन्होंने। 0.26 एकर्स के बारे में बात करते हैं, 0.18 एकर्स के बारे में बात ही नहीं करते वो। उन्होंने कहा कि आप 0.44 की पूरी 0.44 की पूरी सीमांकन करा लीजिए, यू मूव टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। सर, इसमें देखें ना, ये जो आरटीआई में इन्होंने वो दिया है, आरटीआई से हमें कंसर्न नहीं है। उन्होंने सीधा सीधा ये कहा है कि जो ये 0.44 एकड़ आपकी जमीन है खसरा नंबर 70 में, आप इसका सीमांकन करा लीजिए, यू आर फ्री टू डू इट, यू अप्रोच कंसर्न अथॉरिटी इन टर्म्स ऑफ दैट ऑर्डर। सर, पर इसमें एडमिट कर रहे हैं वो फैक्ट। उनके एडमिट करने से कुछ नहीं होगा, अल्टीमेटली होगा तो सीमांकन ना, तभी तो मालूम पड़ेगा आपकी जमीन कौन सी है। नहीं, वो टाइटल वो कर रहे हैं कि ये आप पहले ही बेच चुके हैं उसको। ये तो सर फैक्चुअल फाइंडिंग है, ये सीमांकन से कैसे डिटरमाइन होगा? ये उनका कहना है बेच चुके हैं जी। ठीक है ना। अब उसके बाद किसको बेचा है, अगर वो बता दें कि मुआवजा भी किसको दिया है। बताएंगे भाई? नहीं तो सर, हमने जब बेचा ही नहीं है, वो तो कह रहे हैं ऐसा फैक्ट जो एग्जिस्ट नहीं करता। अगर नहीं बेचा है आपने तो आप उसका सीमांकन कराइए, अपनी जमीन का कब्जा ले लीजिए, लैंड रेवेन्यू एक्ट नहीं, में इट इज रिकॉर्डेड इन द नेम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ना सर। अरे भाई, अगर आपने बेचा है तो स्टेट गवर्नमेंट के नाम से कैसे रजिस्टर हो जाएगी? नहीं, हमने तो बेचा ही नहीं ना, इन्होंने एक्वायर कर लिया विदाउट पेमेंट ऑफ कंपनसेशन। दिस इज एनेक्चर P7 एट पेज 50, ये स्टेट गवर्नमेंट के नाम पे रिकॉर्डेड है ये। एंड आई हैव फाइल्ड कॉपीज ऑफ सेल डीड, पेज 50, 50। चलिए क्या लिखा उसमें? एनेक्चर P7, दिस इज रिकॉर्डेड इन द नेम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। देखते हैं ना, एक सेकंड। जी मैडम। Annexure P7 at page 50 is a copy क्या of the नंबर है? खसरा। खसरा नंबर 70 70 बटे 2। बटे 1, 70 बटे 8, दिस इज 0.0740। 70 बटे 2, नहीं, 70 बटे 1, Annexure P7 पेज 50 मैडम। पेज 50 देख रहे हैं जी। हाँ? 70 बटे 1 है, 70 बटे ब्रैकेट में 2 लगा है, इसमें आपका पेजिंग गड़बड़ है। 70 बटे 1 जो है पेज 40, चलिए 50 जी, दो जगह आपने 50 कर दिया है। आई एम सॉरी जी, 70 बटे 1, 0.074 which comes to 0. की बात करते हैं, जो बाद के जो खसरे लगे हैं। इशू नोटिस to the respondents on payment of PF per registered AD post with 7 days returnable 4 weeks. रेस्पोंडेंट संस्था आवास संघ और लोक कल्याण समिति रजिस्टर्ड संस्था है, इसके माध्यम से पिटिशनर ने 1 लाख रुपए मकान बनाने की लोन दिया था जी, मॉर्टगेज अपनी भूमि को किया था जी सर। इस मॉर्टगेज डीड जो है पेज नंबर 72-28, जी, पेज नंबर 23 में इस पर प्रावधान है कि जो विवाद जो है भूमि का मॉर्टगेज तो मॉर्टगेज बीच में वो नहीं, धारा 64 खत्म हो गई क्या कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट से? नहीं, There is a provision contained in section 64 of the Cooperative Societies Act that if there is a dispute between a member and a cooperative society, then that dispute is referable to the Deputy Registrar Cooperative Society. तो आप Deputy Registrar Cooperative Society के सामने क्यों नहीं गए? नहीं सर, उन्होंने एप्लीकेशन हमको दी, शीट एनेक्सर 4 पेज 31। पेज 31, यस। क्या एप्लीकेशन दी आपको? इसमें सर इन्होंने पैरा 4 में 2,56,000 रुपए 996 रुपए के लिए बकाया राशि बताया। ये देखिए, there are two different things. 31 This has been issued by नंबर 4। This has been issued by whom? या और उसके लिए प्रमाण पत्र मांगा, हमको नोटिस दिया गया जो 1/5 का नोट 2005 का है, 2010 में हमको प्राप्त हुआ, उसका हमने रिप्लाई दिया।
सेक्शन 37 के अंतर्गत जी ये सेक्शन 84 का एप्लीकेशन सेक्शन सेक्शन 84 के अंदर उनको इंक्वायरी करना चाहिए थी। उन्होंने इंक्वायरी नहीं की। ये हमने इसको रिप्लाई दिया, नोटिस मिलेगा। Petitioner's contention is that registrar failed to, the registrar has issued recovery certificate as contained in annexure. कौन सा annexure है ये? अनेक्शर क्या है? इसको एनेक्सर हमने रिप्लाई दिया, वो एनेक्सर 5 पेज नंबर 33 वो नहीं उसमें अमाउंट बताया। आप समझना नहीं चाहते तो श्रीवास्तव? जा सकते हैं। अनेक्शर P4 has issued a notice dated. डेट पढ़ पा रहे हैं क्या आप इसकी? जी डेट पर पढ़िएगा, क्या डेट है इस पे? पेज 37 पे जो आपने डॉक्यूमेंट लगाया उसकी डेट पढ़िए। जी ये नोटिस दिया था 1/2/2005 को दिया है। अरे ये इसका नोटिस में 1/2/2005 कहीं डेट दिखाई नहीं दे रही। पेज 31 पे जो नोटिस है आपको, ये पेज नोटिस 31 पे, 31 का उसकी डेट बताइए। इसकी डेट बताइए। 1/4/2000 1/4/2004 कहाँ लिखा है? ये पैरा नंबर इसमें ऊपर लिखा है 1/2/2005 को सत्यापित व हस्ताक्षरित करता हूँ। क्या लिखा? इशूड नोटिस डेटेड 1/2/2005। Full stop. It is submitted that appropriate inquiry was not conducted as is contemplated in subsection 1 of section 84 dash capital A of the Madhya Pradesh Cooperative Societies Act 1960. Full stop. Issue notice to the respondents on payment of PF for registered AD post within 7 days, returnable 4 weeks. ये आप लोग इसमें कॉस्ट टाइटल में एडवोकेट लिख के क्या बताना चाहते हैं? नहीं सर, वो नहीं मैं पर्सनल थोड़ा नहीं तो यही बताना चाहते हैं ना कि आपका पर्सनल केस है। नहीं सर, ये मंशा उचित नहीं है। इन माय कोर्ट देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन एन एडवोकेट एंड एडवोकेट। ये कॉस्ट टाइटल करेक्ट करिएगा, ये एडवोकेट डिलीट करिएगा यहाँ से। स्टे में काइंडली भी नहीं 17 साल बाद स्टे नहीं होता। 2005 का नोटिस है, 18 साल हो गया, 2023 हो गया। In this instant petition, my lords, I'm only seeking a limited prayer Yes. that my application or representation except T5 in respect to the fact that before calculating the penalty amount, my lords, I may be granted an opportunity of hearing that may be kindly directed. Penalty amount by whom? My lord, the SDO. My lord, what has happened is that we are the petitioners, are the landowners, my lords. In the year 2019, I filed and I submitted I applied for diversion of my land from to commercial, my lord. I have also annexed की the. अपील होती है इस ऑर्डर की। अगर आप अनुभागीय अधिकारी के आदेश से दुखी हैं, वो अपील करिएगा। Lord, that is not an order. That is the difficulty. It is just a notice, my lord. If my lord would have, नोटिस if, है, आप अंडर प्रोटेस्ट जमा करा दीजिए। यू चैलेंज दैट नोटिस बिफोर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कुछ है नहीं इसमें। my lord, my only submission is that I may be directed to. नहीं That may be only opportunity of hearing will be granted. I am ready to submit the amount which you appear before him. आपकी कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं है कि you appeared before him with your explanation and he has refused to entertain that it. is what my contention Right. is. Without hearing. Area prays for withdrawal of this petition with liberty to approach concerned authority
with all his submissions. चलिए, Oblige. petition is dismissed as withdrawn. Oblige. आई एम हम एक फाइनेंस कंपनी है और गोल्ड लोन देने का काम है। जी हाँ एक पार्टनर ने, जो पर्सन है, उसने हमारे यहाँ से गोल्ड लोन लिया था। जी देयर आफ्टर उसकी एक फ्रेंड ने उसके खिलाफ एक एफआईआर कराई, जो हमने फाइल किए हुए हैं, अनेक्सर P12 पेज नंबर 53। हाँ 384 की। मैं इसमें उन्होंने ये बोला कि ऑर्नामेंट्स मेरे हैं, जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स है वो मेरे हैं, और एक्सटॉर्शन धमकी देके वो गोल्ड लेके जाके उसने प्लेस्ड कर दिया। जी कहाँ है वो नोटिस? सर, देयर आफ्टर पुलिस अथॉरिटी पेज अनेक्सर P13 पेज नंबर 57। हाँ पुलिस अथॉरिटी ने हमको वो ऑर्नामेंट प्रोड्यूस करने के लिए नोटिस दिया विदाउट गिविंग एनी हियरिंग अपॉर्चुनिटी। सर, मैं नोटिस पढ़ रहा हूँ। अनेक्सर P13 पेज नंबर 57। उपरोक्त विषयानुगत लेख है कि फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपी दिव्यांशु मांझी अवर पावनर उर्फ रिंकू गोलू के विरुद्ध अपराध 384 क्या भारतीय। गलत है? उन्होंने सिर्फ नोटिस देके आपसे जानकारी तो मांगी है। सर, जानकारी नहीं, ऑर्नामेंट प्रोड्यूस करने नहीं, का। ornament सर, क्या मैं पढ़िएगा? मैं, फिर से मैं पढ़ पढ़िएगा। रहा हूँ, नोटिस पढ़ रहा हूँ सर। विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि आरोपी द्वारा फरियादी को डराते धमकाते हुए भय कारित करते हुए पीड़ित और उसके परिवारजनों के सोने के आभूषण बुलवाए गए। उन सोने के आभूषणों को आप अपने ब्रांच सोने के आभूषण पर गोल्ड लोन दिया है। उन आभूषणों को थाना कोतवाली ब्रतुल में प्रस्तुत किया जावे। बस इस साथ में आगे तो पढ़े, इतना नहीं। सर, बाकी आरोपी गोल्ड लोन के संबंध में पेश किए गए दस्तावेज एवं आपकी ब्रांच में गोल्ड लोन के संबंध में संधारित रजिस्टर पेश करें। सर, क्या गलत? ये पूरा पेश कर चुके हैं हम। कर चुके हैं तो उनको बता दीजिए कि सारे पेश कर चुके हैं। गोल्ड को तो आप गलाकर जो है आगे बढ़ा देते हैं ना, नहीं। अभी तो गोल्ड लोन देते हैं। नो सर। फिर क्या करते हैं? सर, गोल्ड एज इट इज रखा रहता एज है। इट इज रखा रहता है तो पेश कर दीजिए वहां पर, फिर क्या दिक्कत है? सर, कोऑर्डिनेट बैच है अनेक्सर P1458। हाँ काइंडली सी। हाँ इसमें विदाउट गिवन हियरिंग अपॉर्चुनिटी, हमारा तो गोल्ड लोन ही के बेस पे रिकवरी होती है ना। जी, हम कोऑर्डिनेट बेंच नहीं, 58 पे तो बेंगलोर का सर, order है। बेंगलोर का है एक, सॉरी सर, एक मुंबई हाई कोर्ट का है। हाँ तो बॉम्बे वो हाई कोऑर्डिनेट बेंच नहीं कहलाती। सॉरी। दूसरा हाई कोर्ट हमारे ऊपर बाइंडिंग नहीं है। जी। इनमें सर सेम केस में नहीं किया नोटिस होगा। को सेटिस्फाई नहीं। किया हुआ है। No, no, will not. Supreme Court is very clear that unnecessary indulgence in the matter of investigation should not be shown. अभी तो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, आपसे जानकारी मांग रहे हैं। सर, आप इतने भयभीत क्यों हैं? सर, अगर ये हमको ऑर्नामेंट के लिए बाद में आवश्यकता पड़ेगी, इफ एनी स्टेज हम प्रोड्यूस कर देंगे। ऐसा नहीं होता ना। फॉर द नहीं, ऐसा नहीं होता। सर, आप प्रोड्यूस करिए, उसका सुपुर्दी ऑर्डर का में भी आवेदन वही कीजिए। किया है कि जब कोर्ट में रिक्वायरमेंट होगी हमको नहीं, प्रोड्यूस नहीं, करने के लिए डायरेक्ट कर ये सब नहीं, ये हम यहाँ नहीं देखेंगे। सर, हमको विदाउट गिविंग एनी हियरिंग अपॉर्चुनिटी। अरे भाई, आपको कागज दीजिए ना, जाकर आप बताइए। तो कागज तो हमने दे दिया, प्रोड्यूस कर चुके हैं बस पूरे। ठीक है ना। तो आप ट्रायल कोर्ट में जाइए कि हमने कागज प्रोड्यूस कर दिए, ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे, हमें अरेस्ट कर रहे हैं। यहाँ थोड़ा ना कुछ होगा, इस तरीके की इंटेलिजेंस नहीं दिखाते वकील साहब। क्या करना है? इसको विड्रॉ करना है कि हमें मेरिट पे खारिज करना है? So I want to withdraw. हाँ, लिखिएगा। श्री आशीष वस्तु। Ashish Srivastava, after arguing for some time and unable to convince this court that court should show any indulgence in the matter of investigation, prays for withdrawal of the petition. Accordingly, same is dismissed as withdrawn with no further liberty. विड्रॉ करना है इसको। Shri Sanjay Kumar Sharma prays for withdrawal of the petition. Accordingly, it is dismissed as withdrawn. बस। Lord, I pray for a week's time. I have to file some additional documents, Lordship. जी,
I have to file some additional documents. I क्या have to एडिशनल डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं? कुछ representation और medical documents हैं. Medical documents हैं सर और तो पिटीशन क्यों फाइल कर दी थी आप? उसको विड्रॉ कर लीजिए, सब पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ फाइल करिएगा। जब just a week's time, Lordship. नहीं नहीं नहीं, ये Then, सब नहीं। then I will argue, Lordship, on हाँ, these प्लीज documents. आर्ग्यू, प्लीज आर्ग्यू। Lordship, in this matter, the petitioner has filed this petition against that her son, Arthivet, he is suffering from a disease known as autism, Lordship. And she is praying that because she has been thrown out from her husband's house in the year 2017, she is financially her condition is very poor. What is her status? Her status, she is not at present, she is not doing anything, Lordship. नहीं अरे भाई, कहाँ लिखा है आपने? आप अपने हस्बैंड के खिलाफ मेंटेनेंस का दावा नहीं, लगाइए। वो तो सर हमने किया है 12 राजस्थान में, डेट इज स्टिल पेंडिंग। हाँ। हमारा ये कहना है सर, जो प्रोविजन है इस एक्ट में हाँ। कि हमें बच्चे को फ्री हेल्थ, किस एक्ट में प्रावधान? राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट सेक्शन 216। बच्चा कहाँ पर है? बच्चा हमारे साथ ही है सर। कहाँ पर है? भोपाल में सर। हाँ, इसमें सेक्शन 25 जो है सर, पढ़िएगा, दीजिएगा एक्ट। जो ये हमारी जो डिजीज है सर, इट इज बीन कवर्ड इन दिस एक्ट, लॉर्डशिप। ठीक है, देख रहे हैं, देख रहे हैं। सेक्शन 25 ऑन पेज 14, हेल्थ केयर, अंडर द हेडिंग ऑफ हेल्थ केयर। सेक्शन 25 पढ़िएगा, क्या लिखा है? The appropriate government and the local authorities shall take necessary measures for the persons with disabilities to provide a कौन free सा एक्ट पढ़ रहे हैं आप? right to disabilities act 2016, right to persons with disabilities act ठीक है, 2000। गलत एक्ट दे दिया Sir, था। हेल्थ केयर। yes, हाँ जी। the appropriate government and the local authorities shall take necessary measures for the persons with disabilities to provide a free healthcare in the vicinity, especially in rural areas, subject to such family income as may be notified, barrier-free access in all parts of government and private hospitals and other health institutions and centers, and priority in attendance and treatment। डॉक्टर, इसमें हमने एक रिप्रेजेंटेशन भी दिया है, एनेक्चर 5। आपकी इनकम क्या है उसमें? इनकम की सीलिंग क्या है, ये बताइएगा। सर वो अभी हमने शो नहीं हुआ, आगे इसलिए हम बस- थोड़ा सा टाइम ले रहे थे। आई विल फाइल दैट, इफ आई एम गिवन सम टाइम, एटलीस्ट अ वीक्स टाइम। Counsel for the petitioner has not drafted petition properly. He prays for time to point out that how his case will fall within, her case will fall within the parameters of section 25 within bracket 1 of the Rights of Persons with Disabilities Act 2016, full stop. Petitioner's counsel is not in a position to answer the quantum of family income of the petitioner and the income which has been notified, so to avail benefits of health care as provided under section 25 within bracket 1 of the Act of 2016. He prays for and is granted 2 weeks time to do the needful list after 2 weeks. My lords, I'm praying for a Passover. Passover final hearing वाले दिन नहीं होता है। My lords may take it in the next week then. लिखिएगा, श्री Aditya Singh. Aditya Singh prays for adjournment. On his request, case is adjourned. All right. Serial number 34. This is with regard to the allotment of the shop loss. The petitioner father was occupying the shop since long lordship, and the Nagar Palka has prepared the scheme जी। for the allotment of the shop to the हाँ, वो जो encroacher. पुराना कॉम्प्लेक्स हटाया था उसमें वही है ना? Yes sir, yes sir. हाँ, उसमें हम डायरेक्शन कैसे देंगे? आपकी पात्रता कैसे है? हम 69 से हमारे पिताजी के ज़माने से ऑक्युपाई किए हुए, हमने खाली कर दिया अपने वो जगह, और हमारे को उसमें से आप अलॉट नहीं कर रहे हैं उनको। अर्लियर दिस कोर्ट हैज इंटरफियर्ड इन द मैटर लॉर्डशिप, अनेक्सा P5 इज एक मिनट पढ़िएगा, आपका पेज 43 पढ़िएगा जरा।
ये कहाँ से प्रावधान है ये? तो लोकायुक्त में केस दर्ज कराइए नगर पालिका अधिकारी के विरुद्ध। मौखिक रूप से दीपक सोनी ठेकेदार को देने के लिए कहा था। आप पैसा नगर पालिका में जमा कराएंगे कि दीपक सोनी के पास जमा कराएंगे? दीपक सोनी को आपने पार्टी नहीं बनाया पिटीशन में। नहीं सर, तो अरे इफ यू डिपॉजिट सर हम वो पैसा छोड़ देते हैं, हम नगर पालिका में जमा कर देंगे सर। हम जो भी कंडीशन होगी नगर पालिका की हम एक्सेप्ट करेंगे। अरे भाई, वो हमने दुकान कब बन के तैयार हुई थी? दुकानें तो 2004 में बन गई हैं तो फिर अलॉटमेंट कब हुआ? उसके बाद से अलॉटमेंट होने फिर अभी दुकान खाली है, बताइए। अरे भाई, खाली दुकान होगी तभी तो 2004। नो नो, वेयर इट इज रिटन दैट मोर देन 100 शॉप्स आर वैकेंट। ये नहीं बनाए हैं लॉशिप, मैंने मैप अनेक्स किया। मैप से नहीं होता वकील साहब। आपको ये 2004 में कोई संपत्ति बनी, उसका अलॉटमेंट 2004 में हो जाएगा। अब 2004 से तो 19 साल तक आपने कुछ किया नहीं। इन्होंने जो लिस्ट बनाया था, हमने जो पहले पिटीशन लगाया सर, उसमें जो लिस्ट बनी उसमें हम हैं लॉर्डशिप के, हम शॉप वहाँ पे ऑक्युपाई वो किए। लिस्ट बताइए। वो ये लिस्ट P4 है लॉर्डशिप, पेज नंबर 29। लिस्ट की डेट क्या है? सर इस लिस्ट की डेट क्या है? अगस्त 2009 लिखा। अगस्त 2009। इसमें ही लिखा है, पेज 30 पे पढ़िएगा। उपरोक्त स्थल पर 65 दुकानें निर्मित व अर्धनिर्मित हैं। 60 दुकानों का आवंटन किया जा चुका है तथा निम्नानुसार दुकानें रिक्त हैं तथा निम्नानुसार दुकानदारों की पंजीयन राशि जमा है जिन्हें दुकानों का आवंटन नहीं हुआ है। शहजाद खान, पुन्नू लाल, रिंकू महेश तिवारी। कहाँ है आपका नाम? तो हमारा जो उसके पहले लिस्ट है उसमें हमारा नाम है। ये तो इसमें अलॉटमेंट और नॉट अलॉटमेंट का है, हमारे को तो अलॉट ही नहीं किया ना लॉर्डशिप। आपका नाम कहाँ है इस लिस्ट में? P4 में बताइए ना। नहीं, P3 में हमारा नाम है। P4 आप बोल रहे थे। नहीं, P4 में तो उन्होंने अलॉटमेंट ऑर्डर किया हुआ है। तो ये अलॉटमेंट हो गया 62 + 4 65 दुकानों। उसमें हमको कंसिडर नहीं किया उन्होंने। आप तो जाके दावा लगाइए उनके खिलाफ। रिट में कैसे हो जाएगा डायरेक्शन? यही तो दिक्कत है। आप लोग बिगर पढ़े ही चाहते हैं कि हम डायरेक्शन दे दें, फिर उसके ऊपर आपका कॉज ऑफ एक्शन खड़ा हो जाए और फिर आप लोग हाईकोर्ट के चक्कर लगाते रहें। कंटेम्प्ट बनेगी, कंटेम्प्ट में फिर एक ऑर्डर होगा, फिर नॉन कंप्लायंस की पिटीशन लगेगी। That it's a vicious cycle. Sorry. First of all, you show me your right, then only a writ can be issued. I Show will- me that I will from permit you to 2004 withdraw- what you were doing. I will be permitted to withdraw the petition लिखिएगा। with liberty to file fresh lawsuit. मैं सब डॉक्यूमेंट के साथ में। Z.M. Shah prays for withdrawal of this petition with liberty to file properly constituted petition. Full stop. Next para. It will not be out of place to mention that this situation has emerged for the failure of the petitioner to show his right for allotment of a shop in as much as, according to him, in the year 2003, a provisional list was published as contained in Annexure P3, which contained the name of the petitioner for allotment of the shops. Full stop. However, allotment order Annexure P4 was issued, which is of the year 2009। of the year 2009. Full stop. In this, name of the petitioner was not mentioned. Thereafter, petitioner approached the High Court for the first time by filing WP 19344/2016. Full stop. Honorable Division Bench of this court passed an innocuous order directing the authorities to consider and take a decision for allotment of shop in favor of the petitioner. When shop was not allotted, then petitioner has now filed this second petition. Full stop. The fact of the matter is that petitioner has made allegation in his representation that he had deposited a sum of rupees 1,90,000 in favor of one Shri Deepak Soni, contractor, on the oral instructions of the Chief Municipal Officer, Damo. Full stop. He has produced a copy of check dated 3/2/2018 addressed to Shri Deepak Soni. Next para. Petitioner appears to be a literate person. He has signed his name on the affidavit enclosed with the petition. Full stop. When he was transacting with the
Municipal Council Damoh, then he was not required to deposit any amount with the third person, namely Deepak Soni. Full stop. If the then chief CMO had asked him to deposit such money with Deepak Soni, it was at best a convenience charge which CMO was trying to seek, for which remedy for the petitioner was before the Honorable Lokayukt of the state of Madhya Pradesh against the said CMO and Deepak Soni. Full stop. Having failed to avail the chance and deposit the necessary demand amount, demand of premium amount as is apparent from Annexure P4 in time, comma, in absence of appropriate documents, prima facie no indulgence appears to be required in the matter. उसके बाद आप लिख लेना at this stage place for withdrawal with the liberty to file properly constituted petition. Your Lordship, the petitioner approaching Honorable Court against the order passed by the Respondent 1, State Information Commissioner, which is Annexure P1, Your Lordship. In this, Your Lordship, the facts of the case is that one Anil Nivane filed an RTI, Your Lordship, which is Annexure P3, page number 70. Who are you? I'm the petitioner, Your Lordship, against which the information right in under the right to information. Penalty लगाई है आपके खिलाफ? No, Your Lordship. They have seeked my personal information, Your Lordship. क्या information सीख की है बताइए इसमें? The information number 1 is, Your Lordship, page number 70. आप पढ़िए. Number 1 is नियुक्ति आदेश के प्रति. Number 2 is the आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र की प्रति. ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैसे हो गई? Your Lordship, as per the बताइए ना, right as to per the information. yes, Your Lordship. How? What is personal information? Your Lordship, as per the Supreme Court judgment. अरे पहले एक्ट तो बताएं. Yes. आप लोग सब बड़े वकील हैं, ये लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से बात शुरू करते हैं. No, पहले Your Lordship. सब्सटेंटिव प्रोविजन तो बताएं. Your Lordship, आरटीआई में क्या दिया हुआ है? हाउ पर्सनल इंफॉर्मेशन इज डिफाइंड, बताइएगा. सेक्शन 8 पढ़िएगा, एग्जम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन. लाई है नहीं लाई है एक्ट? I have written, Your Lordship. हाँ तो पढ़िएगा. Information which relate to personal information, the disclosure of which has not relationship to any public activity or कहाँ पढ़ interest. रही हैं आप? Section 8, exemption from disclosure of information, subclause 1, Your Lordship. In that हाँ, 1 का ए. 1J, so, I'm so sorry, Your Lordship. ये पढ़ रही हैं आप? Yes, Your Lordship, that's relevant to the J. case. Information which relates to personal information Yes, Your Lordship. has no relationship to any public activity or No interest interest of which or which would cause unwarranted Invasion invasion of of the privacy. How your appointment order will call invasion in your privacy? Your Lordship, the appointment was done on compassionate ground, Your Lordship. ठीक है, ठीक है. तो जो भी है, तो अपॉइंटमेंट ऑर्डर में लिखा होगा कंपैशनेट ग्राउंड पे आपकी नियुक्ति Your की गई. Lordship. तो how this order is bad in law? Your Lordship, How it will fall within 81J? my professional documents, Your Lordship. What professional? They are Professional seeking only records. 2 documents. One is the affidavit which you had filed to obtain appointment, and 2 the copy of appointment order. How they are going to invade your privacy Your in terms Lordship. of 81J? Your Lordship, may I read the judgment relevant judgment paragraph? हाँ, कौन सा जजमेंट है बताइए. Your Lordship, quoted in page number 6 of आपने the. फाइल किया जजमेंट की कॉपी क्या है? In this page number 6, I have mentioned the paragraph, Your Lordship, and even the case also. Page number 6 of my petition, Your Lordship. 2013 का एक SCC कौन सा? Your Lordship, Central Public para number 6.2, Your Lordship. Central Public हाँ, Information. तो ये किताब तो निकलवा लेने दीजिए. सुभाष चंद्र अग्रवाल Yes, sir, Your Lordship. 2019 का SCC. One- ये आपने पूरा साइटेशन भी नहीं लिखा है. अभी तुमने निकाल के दिया था 1 एक to केस. 5, Your Lordship. सुभाष चंद्र अग्रवाल है. सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल 2019 का है. निकाल के दो. पूरा साइटेशन भी नहीं मालूम मैडम आपको? Your Lordship, it is 2019 SCC 1. 2019 SCC तो होता ही नहीं है, उसका वॉल्यूम होता है. 14 से 18 वॉल्यूम आते हैं साल के. Yes, Your Lordship. It's 2019. किसके जूनियर हैं आप? Your Lordship, I'm working independent. इंडिपेंडेंट Yes, Your है. Lordship. किसके जूनियर थे पहले? Your Lordship, I was working in Delhi. Huh? Previously, I was working in Delhi, Your Lordship. दिल्ली हाई कोर्ट में साइटेशन ऐसे लिखते हैं No, Your Lordship. SCC. No, Your Lordship. It was my mistake, Your Lordship. I'm so sorry for that.
आने दीजिए, किताब आने दीजिए, वेट करिए। मिली किताब? चलिए पढ़िए, आप अपने पास से Yes, पढ़िए Your जल्दी। Lordship. Paragraph number 59 of the vertical पढ़िएगा। judgment, Your Lordship. हाँ। Reading of the opposite judicial precedent, in our opinion, would indicate that personal record, including names, address, physical, mental, and psychological status, marks obtained, grades, and answer sheets are all treated as personal information. ठीक है। Similarly, professional records, including qualification, performance, evaluation report, ACRs, disciplinary proceeding, etc., are all personal information. यस। Further, Your Lordship, in this medical report, treatment, choice of medicine, these are last paragraph which is relevant, last line, may I read, Your Lordship? Such personal information is titled to protection from unwarranted invasion of privacy, and conditional access is available when stipulation of large public interest is satisfied, Your Lordship. जी This list is indicative and not exhaustive, Your Lordship. जी। Therefore, Your Lordship, in this, the personal, my appointment letter, affidavit, and Personal, it is appointment order is never personal. It is in public Your domain. Lordship, if it is public domain, if it is announced publicly, for example, like CLAT exams result are No, no, declared no. online, Your Please Lordship. try to understand. जो आपने पढ़ा Indeed, Your Lordship. उसमें कहीं पर भी अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं लिखा हुआ है। Your Lordship, it is etc. etc. and it is indicative, कल not exhaustive, Your में Lordship. क्या क्या आता है बताइएगा। Your Lordship, तो जजमेंट personal, चाहिए, no, Your Lordship, not. उसमें लिखा हुआ प्रोवाइडेड दैट इंफॉर्मेशन विच कैन नॉट बी डिनाइड टू द पार्लियामेंट or a state legislature shall not be denied to any person. Now your appointment to a public office is in public domain. It cannot be denied to the parliament. He can seek it through any विधायक legislative assembly में सवाल उठाएगा कि इनका अपॉइंटमेंट ऑर्डर दीजिए, Your Lordship, and your appointing authority is bound to produce that appointment order. Your Lordship, है नहीं इसमें। चलिए Your Lordship, may I submit? हाँ one? सबमिट। As per section 11 subclause 1 of RTI Act, Your Lordship, it states that when the central government information officer or the state public information officer, as a case may be intend to disclose any information or record or part of their on a request under such this act, which relate to or has been supplied by third party or has been treated as confidential by the third party, the central public information officer, state public information officer, as a case may be, shall within 5 days from the receipt of request give a written notice to third party of the request and the fact that central public information or state public information's case may be intended to disclose the information. Your Lordship. Further, Your Lordship, which in the last line, which is state that disclosure may be allowed if the public interest is in disclosure outweighed in the importance any possible harm or injury to the interest of the third party, Your Lordship. Therefore, Your Lordship, this information which is the person Anil Niwane is seeking is a personal information which is not a public interest, Your Lordship, at all. Okay. Anything else? देखिएगा, Miss Pooja Gupta, learned counsel for the petitioner. This writ petition is filed being aggrieved of the order passed by order dated 29/3/2023 in OA 4239/22 passed by the learned State Information Commissioner directing the PIO to PIO, that is District Education Officer Balaghat, to provide information in regard to the petitioner Tapish Kumar Brahme as was sought by the applicant. Full stop. The fact of the matter is that appellant Anil Ninave sought copy of the appointment order of the petitioner and copy of the affidavit which was filed by the petitioner, along with copy of the appointment order of mother of the petitioner, in place of whom petitioner was given compassionate appointment.
Next paragraph. It is submitted by Ms. Pooja Gupta that disclosure of such information is prohibited by placing reliance on the judgment of Supreme Court in Central Public Information Officer, Supreme Court of India versus Subhash Chandra Agrawal within bracket 2020 bracket close 5 SC. The said judgment, it is submitted that ये as per Black's dictionary यहीं से चालू हो रहा है ना पैराग्राफ. Para number 59, reading of the, for your lordship, there's a two Yeah. paragraph 59 in that. The 59 which is quoted by from other judgment in this. आपका कॉपी देंगी प्लीज. क्या होता है वो अलग अलग जगह अलग अलग लॉ I have already mentioned in the petition, your lordship, that. ये एससीसी का पैराग्राफ मिसमैच हो जाता है. मुझे दे दीजिए 2 मिनट. So this is the paragraph. I have in my petition only, your lordship. I have not quoted the, I have not brought the judgment. अब जजमेंट भी लेकर नहीं आई. I will submit, your lordship, by it. It's 59, your lordship. 59 This is not, आप there's मैडम 259, your lordship. क्या करती हैं? Your lordship, there's a, 59 कोट किया है आपने सीबीएसई वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय का. your lordship, there's a 259 paragraph in this. There's a 259 paragraph. I have already read, your lordship. There's a 259 paragraph. One is from other judgment, one is of this particular judgment only. I will submit the judgment, your lordship. हाँ दे दीजिए, कॉपी दे दीजिए. I will submit. डिसमिस कर दीजिए, Yo- मैं लिखा दूंगा. Your lordship, चलिए. पैराग्राफ 59 इसका 59 ऑफ अग्रवाल 2020 का 5 एससीसी यही पढ़ रहे हैं. ये तो है ना सामने 2020 का 5 एससीसी. इसका तो पैरा 59 कुछ और कह के चालू हो रहा है, इसीलिए तो there's a two paragraph, your lordship. हैं? 2 बार 59 है क्या? This is quoted by some other judgment. In that 59 paragraph, other judgment is quoted. Just a minute. As per Black's dictionary, 8th edition, the word personal means of or affecting a person or or constituting personal property. In Collins Dictionary of English Language, the word personal has been defined as under. ये तो 59 तो ये कहता है. इसका एक प्रिंट आउट निकाल के दे दीजिएगा, देख लीजिए. चलिए अगला केस. नंबर 36 महेश पटेटिया म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट दीजिएगा. Lordship, in this petition, I am aggrieved by the inaction of the respondent number 3, जी before which my representation is pending as annexure P5. क्या है रिस्पॉन्डेंट नंबर 3 का क्या एक्शन है? तो सिविल सूट की रेमेडी है इनके पास. No, Lordship, इसमें annexure P2 में kindly be. Yes, Lordship. The हाँ. neighbor of the petitioner is constructing a house without any prior sanction. जी Respondent number 4 and 5 is a neighbor of the petitioner, Lordship, जी and they are construct a building, residential house without any prior sanction, जी against which I have made an application before the respondent number 3 on February. Thereafter, respondent number 3 issued a notice to R4 and R5, Lordship. Where is the notice? Notice is P2, page number 19. And after that, the respondent number 3 is keeping bow of silence, Lordship. They are देखिएगा.
continuously. Issue notice to the respondent number 3 on payment of PF for registered AD post within 3 working days, returnable 4 weeks, to show cause as to what action has been taken by the respondent number 3 in pursuance of its notice dated 5/2/2023 contained in annexure P2 issued to the private respondents. Full stop. Let reply be filed within 4 weeks. List in the week commencing 14 अगस्त 2023 से। 4-5 को भी नोटिस कर दें प्राइवेट रेस्पोंडेंट है 4-5 को भी कर दें। चल वो 4-5 को भी कर दिया 3-4-5 कर दिया चल Obliged, Lordship. नंबर 37 Lord. My lord, in this matter, the property belongs to me, my lord, and my name was mutated in the revenue records, my lord. Subsequently, respondent number 5, my lord, filed application for correction of entry in the revenue record under section 113 read with section 32, my lord. That is annexure P2. That application was dismissed, my lord. Your lordship may kindly have a look to order dated 12/2/2020, annexure P3, my lord. For page number 42, my lord. Yes. For lack of documents, my lord. Requisite documents. Page number 42 is the order, my lord. Yes. Now, thereafter, my lord, review application has been filed by respondent number 5, my lord. That is annexure annexure R4, my lord. Annexure R4 is the order. Review application is filed. Seeking review of the order dated 12/2/2020, my lord. That has been allowed without notice to us, my lord. Your lordship may kindly see. I have annexed the entire order sheet, my lord. Earlier order was passed in your presence. Earlier order was passed in my presence, my lord. Now subsequent order. एक रुक जाइए। इंप्यून ऑर्डर में लिखा है कि कोई सिविल सूट पेंडिंग है। नहीं P9 देखेंगे। उसको सर असली में वो जो रिव्यू वाला है सर, at that juncture there was no civil suit pending, my lord, and review application has been allowed without notice to us, my lord, in violation of. Is that respondent had filed a case before the sub-divisional officer revenue Jabalpur, which was registered as case number 120/A/6/2019-20 Teji Lal Yadav versus Durga Prasad and others. Full stop. This application was dismissed by the order dated 12/2/2020 by the concerned sub-divisional officer rural bracket close Jabalpur. Full stop. Thereafter, Teji Lal filed a review application which has been entertained by the sub-divisional officer Jabalpur behind the back of the petitioner. सर पेज नंबर 50 is relevant. उसमें लिखा कि अदम तामील है और जो नोटिस है वो they submitted that from the order sheet dated. It is dated 26/10/21 sir. 26/10/21. It is mentioned that notices were not served. 5A में हमने summons भी लगाया। Yet case was fixed for arguments and impugned order was passed. Full stop. It is submitted that said order is arbitrary and cryptic. Next para. Issue notice to the respondents on payment of PF by registered AD post within 7 days, returnable 4 weeks. In the meanwhile, parties are directed to maintain status quo as it exists today. Highly obliged. सिविल सूट का नंबर भी दिया हुआ है। ठीक है, उस समय नहीं फंसा। हाँ ठीक है, वो बात की बात है। नंबर 38 Well, the petitioner was elected Sarpanch Mano. Respondent number 1 filed the election petition before the prescribed authority and he submitted the security depository lordship, that is annexure P2, before the bank, State Bank of India. And therefore, I moved an application for dismissal of the election petition under Rule 7 because there is under Rule 7 it is required to be deposited before the specified officer. On the same point, Lordship, this coordinate bench has allowed the petition and the division bench has affirmed. Rule 7 of my lord by election petition, disqualification rules 1995. Rule 7, sir. Rule 7 पढ़िए. The deposit of security at the time of presentation of an Madhya Pradesh Panchayat election petitions, corrupt practices and disqualification for membership. Rules 1995. जी सर. जी इसका रूल 7 पढ़ रहे हैं आप. जी जी पढ़िए. At the time of presentation of an election petition,
the petitioner shall deposit with the specified officer a sum of rupees such and such. Where the election of more than one candidate is called in question, a separate deposit of equivalent amount shall be required in is for each and such written candidate. But it is specifically mentioned deposit with the specified officer, and that has been dealt with the coordinate bench of this honorable court. तो अभी स्पेसिफाइड ऑफिसर कौन है? The same, the election of the person who is let reply be called for. देखिएगा. P6. If lordship में कहेंगे P6 मालूम. Let reply be called for. Shri Yadav, learned counsel for the petitioner. Petitioner's contention is that an election petition has been filed by respondent number 1 मालूम. 1 against petitioner's election. Full stop. Respondent number 1 had deposited security amount with the State Bank of India under the head of 0070-02-104-1031. Full stop. It is submitted that this security amount can be deposited only with the specified officer as is mentioned in Rule 7 of Madhya Pradesh Panchayats within bracket election petitions, comma, corrupt practices and disqualification for membership, bracket close, rules 1995. Full stop. It is submitted that since necessary security deposit was not deposited with the specified officer, therefore election petition is liable to be dismissed. Full stop. Issue notice to the respondents to call for their reply. Issue notice, no, full stop. Notice is waived by Shri Nitin Gupta for respondent number 11, that is returning officer. अपने इलेक्शन ऑफिसर को पार्टी नहीं बनाया है सर. उन्होंने जितने लोगों को पार्टी बनाया सबको बनाया था. अरे भाई आपको जो पूछ रहे हैं वो तो सब डिविजनल ऑफिसर को जो पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है इसमें, जिसके सामने इलेक्शन पिटीशन लगेगी. जी. कहाँ बनाया पार्टी आपने उसको? सर ये नंबर 12 पे उन्होंने बाइने भी बनाया हुआ था तो हमने भी बना दिया वैसे सर. जो इलेक्शन पिटिशनर ने जितनों को पार्टी बनाया था हमने बनाया सर. Notice is waived by Shri Gupta for respondent number 11. Issue notice to other respondents on payment of PF within 3 days by both registered AD post within 3 days, returnable 3 weeks. List immediately thereafter. Well, returning number point number 1 is only contesting. Lots will say. Otherwise, I'll pay the PF. No problem. That's not problem. दीजिएगा, सुनेंगे सबको. In the meanwhile, lots of some protection that. नहीं. पहले SDM सबको सुने. आपने SDM सबको पार्टी नहीं बनाया. ये तो जब आप पिटीशन बना रहे थे तब आपको खुद देखना चाहिए था कि जो सर मैंने बनाया है सर वो पार्टी पढ़ी. एक्चुअली उनको आपने बाय नेम पार्टी बनाया है. नहीं, वो इलेक्शन आई वाज नॉट द इलेक्शन पिटिशनर. इलेक्शन पिटिशनर ने जितने लोगों को पार्टी बनाया उन्हीं को तो मैं सर यहाँ पे. ठीक है, तो उनको पर्सनली नोटिस जाने दीजिए ना. जी. Issue notice, call for record. Number 40, Chaudhary Mayank Singh. My lord, this is a review petition which arises out of the petition dated 11th of April 2023, my lord. Where my lord had passed a detailed order relying on the policy of appraisal, my lord. But my lord, that particular policy is incomplete. And because of that, my lord had relied on that particular policy and passed the order, my lord. My lord. अब आपने अगर फाइल नहीं करी तो क्या कर सकते हैं हम? Why did you not file complete policy? We have filed a policy, but the last 2 paras were not there, my lord. इसको ठीक है, सुनेंगे इसको आराम से. लिखिएगा. List this review petition in the week commencing 24 July. Highly obliging. Number 41, Shri B.N. Shukla. Issue notice, call for the record. क्या compromise हो गया है क्या आपका? Wrongly mentioned as it's a condonation. Issue notice, call for record. चल. Condonation delay भी है क्या इसमें? There's a delay. Issue notice on delay condonation application as well as admission. Full stop. Registry to take steps and action is directed to take action
against the delinquent for wrongly mentioning that there is a compromise application under Order 23 Rule 3 CPC. Full stop. Let delinquent be suitably punished for making incorrect entry in the cause list. Number 42, W. Kumar Pandey. Lordship, I have a humble request that the senior counsel, Sri Vivek Sri Krishna Tankha ji, will argue this matter, Your Lordship. So kindly take this matter on week commencing 10th of July. नहीं, ऐसा फिक्स डेट नहीं होती है. Next week. Shri, आपका शुभ नाम बताइए. Vaibhav Pandey, Your Lordship. Vaibhav Pandey submits that he has to engage some senior counsel and therefore prays for time. On his request, case is adjourned. List after 2 weeks. Your Lordship, my humble prayer, kindly 1 week. Your Lordship. नहीं. Please, Your Lordship, my humble. Sorry. Lordship. सीनियर एडवोकेट के नाम पर कभी टाइम नहीं दिया जाता. यू आर सपोज टू एंगेज हिम एंड ब्रिंग टू द कोर्ट. Actually, Sorry. my humble request. Next week, पहले. भूल जाइए. With all humility at my command, Miraj, the petitioner is the wife of a convict. The convict is incarcerated in Indore jail for offences punishment 364 for 10 years, Miraj. Miraj, the petitioner has a right for procreation, Miraj. What had happened? There's a very peculiar matter, Miraj. The petitioner had a son who used to come to prosecute the matter from Banaras to Jabalpur. On the on 13/1/2023, he had come to Jabalpur to deposit certain documents to the arguing counsel. On that day, he died, Miraj, of a heart attack. His death certificate is annexure A1. Now, the petitioner had got temporary bail, that's annexure P2, to attend certain ceremonies for the son. Yes. During that course of free period, the petitioner, along with the husband who was the convict, went to a fertility home in Banaras, and there they got themselves examined, and those documents are annexures 3 to 42, Malaj. Now, Malaj, my submission is that the petitioner has a right, as well as the convict has a right for procreation, Malaj. जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. तो ये बताइएगा आप Malaj, कि आपका जो डॉक्यूमेंट है पेज 22 पर, इसमें आपके पक्षकार की उम्र लिखी है 50 साल. Wait, that is my wrong. एक सेकंड. Sorry. कॉस्ट टाइटल में आपने हाथ से लिखा है 44 इयर्स. तो पहले तो ये बताइए which is the correct age? 40, which is 44, Malaj. तो इसको करेक्ट करा के लाइए मेडिकल पेपर्स को. Malaj, with all humility, Malaj, that they may be overwriting, Malaj. There is a difference of you correct it. Malaj, Malaj may bear with me. Sorry. First, you correct the record. There is a difference of age in the documents filed by the petitioner. In the cost title, she has shown her age to be 44 years. Whereas in the medical documents filed by the petitioner from one Khanna Medical Center, her age is mentioned as 50 years. That may be the husband, Malaj. Sorry. I tender my apologies. Full stop. Taking this fact into consideration that there is difference of age, comma, mentioned in the documents and the cost title, full stop. Petitioner is directed to first file copy of her date of birth certificate / higher secondary mark sheet to point out as to what is her correct date of birth. Full stop. Petitioner is granted कितने समय में फाइल करेंगे? 1 week में कर देंगे. Is granted 7 days time to do the needful. List immediately after 7 days. Much obliged, Malaj. May I make a request, Milord? Milords, for item number 53, Milord. Last time, Milord, आपने आदेश किया था कि वो टाइटल के लिए कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया. Thereafter, immediately list करें. मेंशन किया था क्या? Sir, we are in the impression that the matter will be. Sir, 53 है, sir. Sorry. एक 14/151/2003 W की
आप बताइए तो हम कितनी देर में करेंगे इंटर साहब? ये हमको 1 मिनट का काम है, बस बताना भर है। कितने बजे? 4:30 बजे आए। लीडर साहब एक एमए है 11/2/23 था अगर या अभी 2 मिनट तक करेंगे। लड़ा है। सर कसम से आगे
Your Lordship, can I make a request? In item number 16, written in final hearing, Your Lordship, you wanted to file applications. You wanted to seek your permission. to नहीं file- आज फाइनल हियरिंग आज नहीं No, we just wanted permission to file application, Your Lordship. नहीं जब नंबर आएगा तब बताइएगा. जी. That time we'll consider. Item number 83, KK Gautam. क्या मैटर है? My lord, my first take 18.1. 18.1. ठीक. My lord, this petition is against the order by which suit was जी. dismissed by the trial court जी. under order 7 rule 11, जी. and thereafter an appeal was filed, जी. and in appeal they moved an application for grant of injunction under order 3812. जी. And the trial court, my lord, while considering the entry of application, stayed the order of the commissioner which was already executed. अच्छा. So, my lord, this honorable court, जी. 8/9/2017 has passed an interim order. जी. 17/7/2017 has But- passed an interim order जी. staying the further proceedings of the Trial court. appellate court. जी. Appellate court. My lord. Yes. My lordship, what happened, my lord, that during the pendency of this petition, my lord, जी. the trial court, my lord, directed to produce the continuation of order, जी. which could not be produced. And as such, my lord, they have said that in view of judgment of the one of the judgment of the Supreme Court of 2017, जी. since there is no stay, the proceeding will continue. जी. No, my lord, that order itself was subsequently reconsidered by the Supreme Court in 2019. जी. I have So no what happened? What happened? In the meanwhile, suit has been concluded or not? So now what happened, my lord, then that judgment he did not consider and he carried out the suit. हाँ तो उसने अपील में क्या हुआ? Well, appeal was decreed. Decreed, ना? My lord. Appeal was decreed. So as far as you have a remedy against that decree, this petition is rendered infructuous. 9742. My lord, my respectful submission is, my lord, that trial court ought not to have. That is different. That is different. Because the judgment. For that you have a remedy on the administrative side and on the judicial side both. Because you can challenge that order and then on the administrative side. I have moved an application. देखिए इस petition में नहीं होगा. This and there, my lord, this order was continued by this court subsequently. ठीक है. देखिए बात सुनिए. आप देखिए बाद में आपने स्टे कंटिन्यू किया. मेरी एक रिक्वेस्ट सुन लीजिए जी. वो तो आप लोग बोल देते हैं, हम लोग बिगर देखे IR if any to continue लिख देते हैं, उससे कुछ नहीं होगा. इशू सिंपल सा ये है जायसवाल साहब कि क्योंकि प्रोसीडिंग्स कंक्लूड हो चुकी हैं, you have a remedy against that order of the first appellate court. Therefore, this petition is rendered infructuous. Now let us come to this miscellaneous appeal. देखिएगा. Shri Ravi S. Jaiswal, learned senior advocate, assisted by Shri KK Gautam. KK Gautam. आप राजमणि शर्मा. Rajmani Sharma submits that with passage of time, this petition is rendered infructuous in as much as in the appeal, lower appellate court has passed judgment and decree. Full stop. Accordingly, this petition is dismissed as infructuous. चलिए अब इस पे आइए, MA पे आइए. इसमें my lord, just I could not appear, my lord, on the first half. नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं. That is over. अब हाँ, आपको merits पे बताइए. My lord, this petitioner, my lord, he was an occupancy tenant. जी. Prior to 1954. Yes. And it was declared by the revenue authority. जी. On the basis of the occupancy tenant, जी. a document was issued that is Sauda Chitti. And the between the Malti Bhai and वही तो मैं पूछ रहा था सुबह. So it was by not agreement to sell. थोड़ा उसमें थोड़ा सब उनको बताने में वो हो गया उनको. He was not. सौदा चिट्ठी था. That was executed in 81. What is सौदा चिट्ठी? उसके पहले से
14 चिट्ठी में हमने पूरा पेमेंट कर दिया। उसके पहले से ही आई वाज डिक्लेयर्ड एज ऑक्यूपेंसी टेनेंट बाय द रेवेन्यू अथॉरिटी बाय वर्च्यू ऑफ माय कंटिन्यूइंग पोजीशन सिंस मोर देन 25 years. Okay. And by virtue of section 190, I become an occupancy tenant. Okay. And thereafter, my lord, I moved an application for mutation before the authority. That application was allowed. And Commissioner has passed an order in 2015, final order. Thereafter, second round of litigation, she started, the respondents. Yes. और उसमें फिर subsequently order was passed. जी. And thereafter, where is that order of allotment in your favor and the order of mutation? Where are those orders? My lord, this order is annexure A1. A1. A1 is the order of the district judge. That is the order. No, I'm not answering. This order annexure A1 page 16. Page 16. मतलब 17/12/15 का। हाँ, क्या आदेश है ये पढ़िएगा? ये मालूम। I'll read from first page because this will give the whole picture of the case. Yes. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार की ग्राम तहसील आटनेर जिला बैतूल खसरा नंबर सुवेंसो में जुमला पर भूमि पर अपलार्थी क्रमांक 1 की पत्नी व अपलार्थी 2-3 की मां मीराबाई काबिज कास्ती यह भूमि मीराबाई को तहसीलदार भेज देने के आदेश। एक सेकंड। अपलार्थी क्रमांक 1 की पत्नी व अपलार्थी क्रमांक 2 व 3 की मां मीराबाई काबिज कास्ती थी। जी ठीक है। आगे ये भूमि मीराबाई को तहसीलदार भेज देने के आदेश के पालन में बतौर भूमि स्वामी भूमिदारी हक में संशोधन पंजी दर्ज किया गया था। मीराबाई की मृत्यु 98 में होने के उपरांत अपीलार्थीगण द्वारा संहिता की भूमि स्वामी हक में अपीलार्थीगण के नाम दर्ज किया आवेदन किया गया। स्वर्गीय मीराबाई के स्थान पर उसके वारिसान की हैसियत से अपीलार्थीगण का नाम मौरूसी कृषक के नाम रूप में हैसियत से दर्ज किया। अपीलार्थी द्वारा 2013 में एक आवेदन इस आशय का पेश किया गया कि नायब तहसीलदार का आदेश 8687 को ग्राम आटनौर की संशोधन पंजी क्रमांक 1600 के अनुसार मीराबाई का नाम भूमि स्वामी की हैसियत से दर्ज किए जाने का आदेश दिया था। मीराबाई की मृत्यु के उपरांत अपीलार्थी का नाम भी भूमि स्वामी दर्ज किया जाना चाहिए था, परंतु तहसीलदार द्वारा अपलार्थी का नाम भूमि स्वामी की हैसियत से दर्ज न कर मौरूसी के कर किया। तहसीलदार के इस आदेश 20/6/14 के विरुद्ध अनुभागीय अधिकारी को अपलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपलार्थी का नाम को भूमि पर भूमि स्वामी की हैसियत से दर्ज किया जाए। अपीलार्थी अधिकारी द्वारा 22/5/15 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई तथा तहसीलदार हटने का आदेश स्थिर रखा गया। इस आदेश के विरुद्ध अपलार्थी द्वारा इस न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। प्रकरण पंजीबद्ध कर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख अनुसार किया गया। अभिलेख का सूक्ष्म से अध्ययन कर विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किए गए। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता 8/6/87 का ऑर्डर कहाँ है? 8/6/87 का ऑर्डर जो आपके एडिशनल कमिश्नर साहब लिख रहे हैं, वेयर इज दैट ऑर्डर? वो ऑर्डर इसमें मर्ज हो गया। नहीं, वो ऑर्डर मर्ज नहीं हुआ। सॉरी, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। इस ऑर्डर से 8/6/87 से मीराबाई के पक्ष में आपका कहना यह है कि भूमि स्वामी हक दिया गया था, इसलिए मीराबाई की डेथ के बाद में उसके वारिसानों के पक्ष में भूमि स्वामी हक होना चाहिए, न कि उनका नाम मौरूसी कृषक के रूप में दर्ज होना चाहिए। नाउ अनलेस यू शो दैट ऑर्डर ऑफ तहसीलदार and then when you made an application for registering your name as a Bhumi Swami and not as a Maurusi Krishak, then Tehsildar passed an order that was challenged in appeal and then the second appeal was filed. That appeal was allowed against that Commissioner second appeal, that was allowed and both the orders were set aside. No, but I want to this. No, first of all you are required to show the order of 1987 by which name of court में सब order पेश किया। नहीं, ये सब नहीं होता। जब आप यहाँ अपील में आ रहे हैं, मैं रिकॉर्ड बुलवा लेता हूँ। आप नहीं, आप पेश कर दीजिए, सर्टिफाइड कॉपी पेश कर दीजिए। Learned counsel for the appellant is directed to produce copy of the order dated 8/6/1987, 86, whereby name of Mirabai was allegedly registered as a Bhumi Swami by the orders of Tehsildar Bhensdehi. Full stop. Let order, because whole foundation of this appeal is based on that order. Full stop. Though learned additional commissioner Narmadapuram division Hoshangabad has considered, has mentioned in his impugned order dated 17/12/2015 that he had seen the original record
but petitioner has not produced the original order dated 8/6/1987. Let original order be produced within 7 days. List on. सर उसको 15 डेज कर दे सर, क्योंकि इसमें पुराना अहमदाबाद कितना दूर है? अरे पक्षकार ला के देगा आपको। नहीं नहीं ठीक है सर, रिकॉर्ड से निकलवाने में रेवेन्यू से अरे टाइम उसके पास होगा सारा सिविल सिविल कोर्ट से निकलवाने सिविल कोर्ट से नहीं निकलवाना है उसको। रेवेन्यू कोर्ट में ज्यादा टाइम लगता है, ये हम कह रहे हैं। मतलब 15 डेज में। चलिए 15 डेज कर दीजिए। लिस्ट ऑन 21 जुलाई 2023। चलिए इंटरिम ऑर्डर IR if any to continue till 21 जुलाई 2023 only. Direction matter serial number 76. Serial number 76. देख सकते हैं ना? क्या डायरेक्शन चाहिए इसमें? एडिशनल टाइम प्रे कर रहे हैं। देखिए कंसीडर्ड PUD received from 16th additional session judge Bhopal seeking extension of time, but the concerned judge has not mentioned that how much time is required. Therefore, such cryptic PUD cannot be entertained. It is rejected. Full stop. Next para. It is made clear that when PUDs are sent by the concerned members of the district judiciary, then they are required to give a timetable within which they propose to complete the trial. Full stop. Such kind of cryptic PUDs cannot be entertained. The Registrar General is directed to take up this matter with the Director of Judicial Officers Training Research Institute so that appropriate training be imparted to the members of the district judiciary as to how to send a PUD and what are the requirements which are required to be mentioned in the PUD to make it a valid and genuine PUD. Application is rejected. चलिए Serial number 77. ठीक है ना? अरे इसमें लिख लीजिए. His learned 16th additional session judge is directed to now complete the trial without fail within 2 months or on or before 31st August without fail. चलिए. Serial number 77. 6 months seeking time for काय के लिए कितने गवाह बच गए इसमें? पांच गवाह बचे, उसके लिए 6 महीने का समय मांग रही है ये. श्री considered PUD dated 8/5/2023 sent by learned third additional session judge oblique special judge POCSO Act Harda to seeking extension of 6 months time to complete the trial. Full stop. It is unfortunate that concerned judge has not read the provisions contained in section 308 of CRPC. Full stop. She has mentioned that 308 CRPC, which requires that, no, sorry, 309 CRPC, which requires that when the inquiry or trial relates to an offense under section 376, 376A, 376AB, 376B, 376C, 376D, 376DA, comma 376DB, अच्छा इसमें वो नहीं है.
The trial should be completed within 2 months from the date of filing of the charge sheet. In the present case, charges are under the POCSO Act. Section 5L/6 of POCSO Act. Trial is to be completed expeditiously. Full stop. As per the PUD sent by Shri Rohit Singh, only 5 material witnesses are left. Therefore, seeking 6 months' time is unreasonable. This request cannot be accepted. 2 months' time has already lapsed. Full stop. Therefore, it is directed that let trial be completed on or before 31st August without fail. Item number 73 to fill away. The PUD is received from the learned district judge within bracket 3rd Jabalpur to extend time limit by 3 months to complete the trial. This PUD is dated 9/5/2023. 2 months' time is already over. Therefore, it is directed that let trial be completed on or before 11 August 2023 without fail. Item number 79. Rajesh Kumar Prasad. He was received, heard on perused PUD received from first additional session judge schedule Shri Amod Arya. No time limit is prescribed within which he proposes to complete the trial of sessions case number 299 of 2021. Such cryptic PUD cannot be accepted and is hereby rejected. Considered PUD dated 18/5/2023 seeking 2 months time to complete the trial. The PUD is accepted. Let trial be completed on or before 31st July 2023. Final hearing cases. Item number 3. इसे पास ओवर में रख दें अभी सीनियर नहीं, फाइनल में कोई पास ओवर नहीं होता, सॉरी. May it please your lordships, Lord. Yes. Your lordships, this is a matter of custodial death, sir. Yes. At the very outset, your lordships, I would state, sir, there are certain documents, I think, sir, which are missing from your lordships file, sir, which include, sir, the PM report which is there, along with, sir, जो magisterial inquiry होती है, sir, that is missing along with the statements. If your lordship allows, sir, वो मैं अपने आप को, sir, I will pass on. If your lordship फाइल करना चाहिए आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स. Lord, matter is of 23 years back. क्या हो गया? I would not have knowledge, sir, कि वो उसमें था कि फिर आपको अभी कैसे मालूम पड़ गया कि ये मिसिंग है? नहीं सर, I was just checking the IA number, sir, लेके परमिशन. नहीं, किसने परमिशन लिया था फाइल पर यूज करने का? इंस्पेक्शन का प्रोविजन है, इंस्पेक्शन रजिस्ट्री में होता है. यहाँ तो आपको फाइल देखने का अधिकार नहीं है. किसने दिया था फाइल आपको? लीडर साहब, आपने फाइल कैसे दिया इनको बिगर पूछे हुए? नहीं, आप फाइल नहीं दे सकते इनको बिगर हमसे पूछे हुए. कल को कुछ कागज गुम जाएंगे, कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा उसके लिए? नहीं, यस सर नहीं. यू शुड टेक अ वेरी सीरियस नोट ऑफ इट, अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल. यू विल बी इन सीरियस ट्रबल. यू विल नॉट पार्ट एनी फाइल विदाउट माई परमिशन. एंड इंस्पेक्शन के लिए प्रोविजन है, रजिस्ट्री में जाके इंस्पेक्शन होता है, वहां एप्लीकेशन लगाएं, वहां इंस्पेक्शन करें. इसी तरीके से कोर्ट की फाइलों से कागज गायब हो जाते हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? आपको जो फाइल करना है फाइल करिए.
शुभ नाम बताइए आपका। ईशान दत्त। श्री ईशान दत्त, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर श्री मानस मणि वर्मा, लर्नेड गवर्नमेंट एडवोकेट श्री जीएस बघेल। जी बिहाफ ऑफ जीएस बघेल। अपना नाम बताइए। अपना नाम बताइए। निशांत सिंह बघेल। है और सिंह निशांत सिंह बघेल। माइक लीजिए, माइक से जोर से बोलिए। निशांत सिंह बघेल। निशांत सिंह बघेल जी। फॉर द रिस्पोंडेंट नंबर Respondent number 7. 7. Shri Dutt prays for time to file some documents. Let necessary documents be filed within 3 days. List next week. Good. Good. Serial number 4, PC Paliwal. लास्ट टाइम हमको डायरेक्शन ये था कि 166 की एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं है। Whether driver can 160 maintain a claim against his own owner. हाँ, लेकिन 163A के अंतर्गत हो सकती है। हाँ, तो 163A में कन्वर्ट कहाँ होगी? तो अब मैं इसको थोड़ा सा और देख के इसको नहीं, और देखने के लिए तो टाइम मिल गया। नहीं, दोनों चीजें इसलिए कि उसमें कहा दो में से जो सुप्रीम कोर्ट है आज आप बता दीजिए। ये जो आज इसको डिसाइड कर देंगे। ठीक है, I'll not adjourn कोई the matter. दिक्कत नहीं, क्योंकि क्या है वो तो महिला से भी मेरा इसलिए संपर्क, बहुत लेबर है वो, उससे संपर्क भी नहीं हो पा रहा। कोई बात नहीं, आप बताइए। तो ये जो एक है सुप्रीम कोर्ट जो है 2004 SC 2004 AIR 2004 सुप्रीम कोर्ट 2004 सुप्रीम कोर्ट 0, इसमें जो है पैरा 57, पेज नंबर बताइए प्लीज। ये पेज नंबर है 2107। 2107 निकालिए। हाँ, पैरा 57। हाँ, क्या कहा उसमें? We therefore are of the opinion that remedy for payment of compensation both under section 163A and 166 being final and independent of each other as statutorily provided, a claimant can pursue his remedies thereunder simultaneously. One thus must elect to go together for a proceeding under section 163A or under section 166 of the act, but not under both. दोनों में नहीं जा सकते, एक में किसी में जाना पड़ेगा। जी, फिर तो हम 167 में दावा किसमें लगाया था? जी, आपने दावा किसमें लगाया? दावा 166 में। आपको टाइम अपॉर्चुनिटी थी, आप कानून पढ़ लेते टाइम से, तो जो है आप कन्वर्ट कर लेते इसको वहीं पर। नहीं, 166 तो ट्रायल कोर्ट में था। हाँ, तो फिर तो अब यहाँ तो हमने अपील 173 में ही की है। अरे अपील तो 173 में होती है, उसके लिए अलग से प्रावधान है क्या? नहीं, अब इसमें तो इतने लिखा, दो में से एक कोई रास्ता। हाँ, तो एक रास्ता आपने चूज कर लिया। हाँ, अब हमारे पास ये भी जजमेंट है कि वंस यू चूज अ पर्टिकुलर प्रोविजन देन यू कैन नॉट चेंज इट। इसीलिए तो थोड़ा देख लेते हैं। क्या देखना है? क्योंकि क्या है, कल देख के आ जाइए, कल तक आ जाइए। कल तक मत करिए, कल तक बस, उससे भी क्योंकि इतने लग जाते हैं। क्या करे, आप ही लोग बाहर जाकर बोलते हैं हाई कोर्ट काम नहीं करता। कल माइलैंड ऐसा नहीं है, हम पास ओवर कर दीजिए कल। Sir, this is a appeal under. Just a minute. कौन सा केस है ये? 8। ये बताइए। On the last date of hearing, I short time to file appropriate application because the respondent number 1 died now. हाँ, So I pray for no instruction because no contact with the. ठीक है, आप नो इंस्ट्रक्शंस कर दीजिए, इनको सुन लेते हैं। Yes, ma'am. He was died. हाँ, ठीक है। हु डाइड? RK Singh, respondent number 1. अब उसके लीगल एयर्स रिकॉर्ड पर आ गए कि नहीं आए? नहीं आए।
in the last date of hearing, opposite counsel has prayed for time to seek permission for bringing Ella on record. So. तो आप एलआरसी कोर्ट पे नहीं लाएंगे तो क्या अपील अबेट थोड़ा ना कर देंगे इस चक्कर में? आप उनके लीगल एयर्स ले आइए. Sir, actually, my client has no contact with the. That is not our problem. At any judgment decree passed against a dead person will be nullity. आप लोग आजकल क्या आप लोगों ने पढ़ना लिखना छोड़ दिया है? अगर आप पढ़ते हैं कानून तो फिर इस तरीके की बहस नहीं करेंगे. How can we pass an order against a dead person? Sir, in this date, the council has to bring the details. He has given intimation that. ठीक है sir. तो on next date लिखिएगा. श्री शुभ नाम बताइए. सौरभ साहू. सौरभ साहू. कहाँ से लॉ किया है आपने? सर जबलपुर से. जबलपुर में यूनिवर्सिटी से, रानी दुर्गावती से? NES लॉ कॉलेज. NES लॉ कॉलेज. वहाँ CPC नहीं पढ़ाते आपको? Can there be a judgment against a dead person? No. लिखिएगा. क्या लिखा? संतोष साहू फॉर दी अपीलेंट. सौरभ साहू फॉर दी अपीलेंट क्लेमेंट. श्री आपका शुभ नाम बताइए. आशुतोष तिवारी. आशुतोष तिवारी had sought time on the last date to bring legal heirs of the respondent number 1, Shri R.K. Singh. Today he pleads no instructions. It is strange that earlier time was sought to seek instructions for bringing his legal heirs, and today council is not giving even the names of the legal heirs and is praying no instructions. Full stop. Shri Sahu is directed to bring legal heirs of Sri R.K. Singh on record, for which he prays for and is granted 2 weeks time. Yes. 2 weeks time. List thereafter. Yes. Serial number 9. Your Lordship. In this matter, Your Lordship, the facts of the case are like this. That claiming themselves the Gair Haqdar tenant, claiming themselves the Gair Haqdar tenant, the respondents has filed an application under section 158D2 of Land Revenue Code before the Tehsildar for under 158 D2. D. 158 1D2. G. For registering them by claiming themselves as Gair Haqdar tenant, for registering them as a Bhumi Swami of the disputed lands. G. Their application has been rejected by the Tehsildar by Annexure P4 dated 27/5/1966. G. Being agreed by the order की डेट तहसीलदार के ऑर्डर की 27/5/1966. Order is Annexure P4. G. Being agreed by the order of the Tehsildar, they have filed an appeal before the subdivisional officer. G. So, appeal memo we have filed Annexure P5. G. The appeal was allowed on 15/11/1967 by Annexure P6 P6 by SDO. G. Then, Your Lordship, under section 50, the collector, by taking cognizance in suo motu revision, has restored the order of the Tehsildar and set aside the order of the subdivisional officer. The order of the collector dated 24/2/1971, Annexure P7. Just a moment. May I proceed further? Just a minute.
जी being aggrieved by the order of the collector dated 24/2/1971, Annexure P7, जी the respondents have filed a revision before Additional Commissioner, RIVA. जी In that revision was allowed on 11/2/1972 and matter was remanded back to the collector for rehearing. किस ग्राउंड पे रिवीजन अलाउ हुई? Uh, to determine the question whether they are पवईदार. बताइए, रिलेवेंट पोर्शन पढ़िए. जी मैं पढ़ता हूँ. 11/2/1972. Annexure P80, Your Lordship, running page 34 to 38. रिलेवेंट पढ़िए. Para 6, running page 37 of the petition, जी. first petition. Running page 37, जी. para 6. Yes. As I have stated above, the basis of additional collector order is that a pavaidar could not be a gair hakdar tenant even after he had ceased to be a pavaidar. Prima facie, the Revert Land Revenue and Tenancy Code 1935 continued in force till a date some 2 or 3 years after the resumption of certain pavais. And once a person was not a pavaidar, he could not acquire any such right. नॉट नहीं लिखा है उसमें, गलत मत पढ़िए. जी ही कुड नॉट नहीं लिखा है, आई एम सॉरी. सही पढ़िए. जी फिर से पढ़ दे. As I have stated above, the basis. वहां से नहीं पढ़िए. जी. Once a person was not a पवईदार. Your Lordship. ठीक है, पढ़िए. सॉरी. Any such rights as may be obtained by any agriculturist. मतलब क्या हुआ इसका? One, फिर से पढ़ देता हूँ. हाँ. As I have stated above, the basis of additional collector's order is that a pavaidar could not be a gair hakdar tenant even after he had ceased to be a pavaidar. जी. ये जागीर उन्मूलन में ये सीज हुए हैं ये. जी. Prima facie, the River Land Revenue and Tenancy Code 1935 continued in force till a date some 2 or 3 years after the resumption of certain pavais. And once a person was not a pavaidar, he could acquire any such right as may be obtained by any agriculturist. Whether these petitioners acquired these rights will be an issue of fact regarding which I must refrain from pronouncing a view at this stage. However, the replies filed by the petitioner shows that they totally missed the issue of law enumerated in first sentence of this para when they filed their replies. A material prejudice has therefore been caused to the petitioner because the notice issued by learned collector was cryptic and the order that the additional collector has passed when the file was transferred to him could not flow from show cause notice. The impugned order of the learned additional collector are therefore set aside in all the 3 revision petitions and the learned collector is directed to hear the matter afresh. There is no longer any ground for any doubt in the minds of the parties as regards the reason for which it is proposed to resign the order passed by subdivisional officer. The present impugned order of the additional collector are to be read as tentative order in this way. Let the matter be delayed in any further. I hereby order that the petitioner shall appear and the matter was remanded back here. After that, Your Lordship, the additional collector has passed the order Annexure P9 28/2/1974. Again restored the order of the Tehsildar and by setting aside the order of the SDO. This order is Annexure P9. Yes.
28/2/1974। जी रनिंग पेज 39 to 44। जी ये है रीवा वाला ऐप है आपके पास में? जी है हमारे पास। देंगे, कॉपी है? जी कॉपी कॉपी नहीं है सर, बुक है। कौन से वॉल्यूम में बताइए, उस वॉल्यूम को निकलवा लेंगे। किस वॉल्यूम में है? नहीं है, ये रीवा वाला जो है हमारे पास पूरा एक्ट ही है। इसमें 57(4) में गैर हकदार टेनेंट्स का डेफिनेशन दिया क्या बता दीजिए, लेकिन इसकी फोटोकॉपी करा के प्लीज दे दीजिए। मैं दे दूँ जी। Collector's order, your lordship, additional collector's order, running page 39. एक सेकंड। यस 39। इसमें जो फाइंडिंग आ रही है, ये आ रही है पैरा 4 में सर। जी पढ़ देता हूँ। रीवा लैंड रेवेन्यू एंड टेनेंसी कोड की धारा 43। इसको ऊपर से पढ़िए जरा, समझे, ये एक्ट हमारे लिए भी नया है। जी ऊपर पूरा पूरा आदेश पढ़िए। पूरा पढ़ पूरा सर, शुरू से पढ़ूं? उपयुक्त मामलों का संक्षिप्त जी। विवरण। उपयुक्त मामलों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक गण सो एंड सो 3 है। न्यायालय तहसीलदार गोपन बनास में दिनांक 23/9/1963 को पृथक पृथक 3 आवेदन पर प्रस्तुत किया कि वे ग्राम करौदिया उत्तर टोला के भूतपूर्व पवईदार हैं। उनकी पवई का उन्मूलन दिनांक 1/7/1953 को हो चुका है और भूमि खसरा नंबर क्रमशः, अब छोड़ दीजिए उसको। जी, क्षेत्रफल 5.71 एकड़ स्थित ग्राम करौदिया उत्तर टोला पर सन 1953-54 से काबिज होकर लगान अदा करते चले आ रहे हैं। पवई उन्मूलन के बाद भी प्रचलित रीवा लैंड रेवेन्यू टेनेंसी कोड 1935 की धारा 57(4) के अनुसार वे उक्त भूमियों के गैर हकदार कृषक हो गए। 57(4) पढ़िए। 57(4) ये लॉर्डशिप, सेक्शन 57। Section 57. All tenants other than 55-45 tenants, पट्टेदार tenants are गैर हकदार tenants. Except for 55(4). 55-45 tenant. 55-45. What is 55-45? 55-45 definition is given in under section 43(2). जी। पढ़िए 55-45 पढ़िए। जी पढ़ता हूँ। मैं देख लूंगा लाइब्रेरी में। पचपन 45 कहाँ दिया है? 55-45 सर, उसमें नहीं है जी। पचपन 45 कहाँ पढ़ेंगे? जी पढ़ रहा हूँ सर। सेक्शन 40 1/4
40. 40. एक सेकंड 40 यस इसमें 3 प्रकार दिए हैं, 55-45 टेनेंट्स, सेकंड बी पट्टेदार टेनेंट्स एंड सी गैर हकदार टेनेंट जी। सो इसमें 41 है 55-45 टेनेंट जी। अब 55-45 टेनेंट मीन्स एंड इंक्लूड्स every tenant who was recognized as a 55-45 tenant in the record of rights of last settlement before the commencement of this act and every transferee of such tenant. Every tenant who was recognized as a 55-45 tenant in the record of rights of the last settlement before the commencement of this act. जी। इस एक्ट के आने के पहले, ये 1935 का है. And every transferee of such tenant. जी। फिर B है every tenant who has since the last settlement before the commencement of this act been recognized by the order of lawful authority as a 55-45 tenant and every transferee of such tenant. जी। Every tenant who has constructed a barn at his own expense or who has obtained a possession of such barn by transfer and who received a concession of not less than 45% in rent. These are the points, your lordship. Before the commencement of the person who declared as 55-45 tenant. ये लोग तो जो है ये बोल रहे हैं हम 1953 से कब्जे में है, लेकिन उसके पहले इनका क्या हैसियत थी? उसके पहले इनके जो प्रीडेसेसर्स थे, इनका कहना है कि वो पवईदार थे। पवईदार थे। हाँ। अब पवईदार कहाँ डिफाइंड है? पवईदार भी डिफाइंड है सर। बताइएगा। मैं बता सर पवईदार जी। पवईदार मीन्स दी होल्डर। आप पढ़ रहे हैं सेक्शन? सेक्शन नहीं है सर, ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें डेफिनेशंस दी हुई है। अच्छा जी। इंट्रोडक्शन पार्ट है प्रिलिमिनरी। रुक जाइए। जी। पवईदार। जी। जी। पवईदार means the holder of a pavai or of a share in a pavai and includes the holder of sub pavai or of a share in sub pavai in direct relation with the darbar. तो जागीरदार हो गया, पवईदार इज लाइक अ जागीरदार। नहीं, हाँ, जागीरदार की डेफिनेशन, जागीरदार अलग है। हाँ। उनके नीचे जो आते थे वो पवईदार होते थे, होल्डिंग्स रहती थी इनके पास, लेकिन इनको कोई राइट क्रिएट नहीं होते थे उस प्रॉपर्टी पे। और जब ये जागीर उन्मूलन आया तो जागीरों का जो उन्मूलन हुआ तो उसमें पवईदार भी इंक्लूड थे। जी। मतलब वो प्राइवेट प्रॉपर्टी का रिजम्पशन हुआ, मर्ज हो गई गवर्नमेंट में। जी। तो ये है। जी। अब पट्टेदार टेनेंट है 43(1) में। जी। 43(1). हाँ, पहला पढ़ लिया 55-45 बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। 43(1) पट्टेदार टेनेंट। पट्टेदार टेनेंट। जी। पट्टेदार टेनेंट मींस एंड इंक्लूड्स A. Every tenant other than a 55-45 tenant who at the commencement of this act is in possession of a patta of land other than sir, groove land or tank or a land acquired or held for a public purpose or a work of a public utility. जी। B. Every tenant other than a 55-45 tenant who at the commencement of this act is in possession of as a tenant of land other than sir, groove land, tank, land acquired or held for a public purpose or a work of public utility or agrees to take a patta therefore. 55-45 जो हुए वो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट हुए,
ये पट्टेदार टेनेंट हुए जिनके पास पट्टा था जब ये एक्ट अस्तित्व में आया जी। अब आते हैं गैर हकदार टेनेंट। जी। गैर हकदार टेनेंट दिया है सेक्शन 57 4 जी। सेक्शन 57 4 एमपी लैंड रीवा हाँ, रीवा का ही दिया है, उन्होंने कॉपी 57 की। जी 57(4) 57(4) गैर हकदार टेनेंट जी गैर हकदार टेनेंट who has occupied land other than grove land, tank or land acquired or held for a public purpose or a work of public utility with the consent express or implied of the tehsildar or the pavaidar और सब of sub pavaidar as the case may be shall shall be entitled to be recorded as a pattedar tenant and to obtain a patta if he agrees to pay rent determined in accordance with the provisions of section 83. yes जी this is the definition your lordship। जी अब इसमें भी फिर से पढ़ देता हूँ। A गैर हकदार tenant who has occupied land other than group land, tank land acquired or held for a public purpose or a work of public utility with the consent express or implied of the tehsildar or pavaidar or sub pavaidar as the case may be shall be entitled to be recorded as a pattedar tenant and to obtain a patta if he agrees to pay rent determined in accordance with the provisions of section 80। yes इसमें भी इनको पट्टे के लिए अप्लाई करना था और जी उसके बाद इनको पट्टा मिलता। अब सर वो जो कलेक्टर का ऑर्डर है एनेक्स P9 जी जिसको आपने कहा पूरा पढ़ दें जी ये है रनिंग पेज 40 39 से स्टार्ट जहाँ से शुरू छोड़ा था वहीं पढ़िए जी। वे उक्त भूमियों के गैर हकदार कृषक हो गए थे जी तथा इस कोर्ट के निरस्त होने वे हाँ पवई उन्मूलन के बाद भी प्रचलित रीवा लैंड रेवेन्यू टेनेंसी कोड 1935 की धारा 57(4) के अनुसार वे उक्त भूमियों के गैर हकदार कृषक हो गए थे तथा इस कोड के कांड तो आप कर रहे हैं कोड हाँ जी वो कटा हुआ है। इस कोड के निरस्त होने या ऐसे कृषकों के अधिकार मालगुजारी एवं काश्तकारी अधिनियम 1953 की धारा 228(2) में सुरक्षित रखे गए थे जी और इस अधिनियम के पश्चात मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 158(2) के अंतर्गत गैर हकदार काश्तकार भूमि स्वामी माने गए हैं। तद अनुसार अनावेदकों को प्रश्नाधीन भूमियों का भूमि स्वामी घोषित किया जाए। इन तीनों आवेदन पत्रों को तहसीलदार गोपद बनास द्वारा प्रकरण क्रमांक 100 में पंजीबद्ध किया जाकर नियमानुसार कार्रवाई करके आदेश दिनांक 27/5/1961 से आवेदन पत्रों को निरस्त किया गया। तहसीलदार गोपद बनास के इस आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास के न्यायालय में दिनांक 15/11/1967 से मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 59 के प्रावधान में अनावेदकों को भूमियों का भूमि स्वामी होना घोषित किया गया। इस आदेश को कलेक्टर द्वारा स्वयं निगरानी में लिया जाकर प्रकरणों को इस न्यायालय में निर्वर्तन हेतु हस्तांतरित किया गया, जिस पर संबंधी प्रकरण इस न्यायालय में पंजीयन करके अनावेदकों के तर्क सुनने के पश्चात आदेश दिनांक 24/2 आगे आइए आयुक्त महोदय के आदेशानुसार अनावेदकों को इस न्यायालय के नोटिस दिनांक 28/7/1973 दी गई और उसके द्वारा प्रस्तुत जवाब नोटिस एवं साक्ष्य में कागजात दिए गए और अनावेदकों के अभिभाषकों के तर्क सुने। आई अंडरस्टूड इट वेट आपका कहना यह है कि जो पवईदार जो है वह जो है ये टेनेंट नहीं हो जाएगा जी कौन सा पवईदार गैर हकदार काश्तकार नहीं होगा और क्योंकि गैर हकदार काश्तकार नहीं होगा इसलिए उसको भूमि स्वामी राइट्स कन्फर नहीं होगा नहीं दिस इज द इशू ना नहीं हो यही इतना सा इशू है नहीं सा इशू है ठीक है जो बेसिक ऑर्डर है सर तहसीलदार का एक सेकंड
हाँ, क्या है बेसिक ऑर्डर? सर जो बेसिक ऑर्डर है तहसीलदार का रनिंग पेज 23, यस 23 में इश्तिहार जारी किया गया से पढ़ूंगा मैं। जी। इश्तिहार जारी किया गया, इश्तिहार पर कोई आपत्ति नहीं पेश हुई। प्रार्थियान ने कब्जे के प्रमाण में नकल खसरा नंबर सो एंड सो तक पेश किए। नकल खसरे के देखने से भूमि क्रमांक 81/436 में कलिका धकार का कब्जा व दर्ज पाया गया जाता है। शेष भूमि पर प्रार्थियान के पूर्वजों के नाम दर्ज है एज अ पवईदार। जी। भूतपूर्व पवईदार के साथ किन किन भूमि का प्रबंध किया जा सकता है, इसका प्रावधान सर इसमें मध्य प्रदेश जागीर उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1952 में है। पवईदार के साथ भूमि का प्रबंधन किया गया। जब रीवा राज्य के बाद जागीर उन्मूलन आया तब प्रबंधन किया गया, वो डिस्कस किया है जी। इसी इसका प्रावधान सो एंड सो एक्ट में भूमि सुधार अधिनियम में उल्लेख किया गया है तथा इसी अधिनियम के अंतर्गत ही भूमि भूतपूर्व पवईदार के साथ भूमि का प्रबंध किया जा सकता है। महज कब्जे के आधार पर प्रार्थियान को कोई हक प्राप्त नहीं होता है। इस संबंध में माननीय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने भी प्रकरण क्रमांक 20/4/1965 रामनाथ सिंह तनय जयकरण सिंह जी बनाम मध्य प्रदेश सरकार में यह माना है कि यदि भूतपूर्व पवईदार पवई उन्मूलन के पश्चात किसी भूमि पर काबिज रहे आए हैं तो उन्हें रीवा राज्य कानून की धारा 57(4) गैर हकदार टेनेंट वाला के अंतर्गत गैर हकदार काश्तकार नहीं माना जा सकता है। वह उन्हें इसका फायदा दिया जा सकता है, वह न उन्हें इसका फायदा दिया जा सकता है जी। तो सर इसमें जो है फैक्ट ये आ रहे हैं कि इनके पूर्वज जो थे वो पवईदार थे। अब ये भी एडमिटेड फैक्ट है कि जागीर उन्मूलन अधिनियम आ गया 1952 में। अब जागीर उन्मूलन अधिनियम की सर धारा 5 और 6 जी 5 और 6 मैं पढ़ना चाहूंगी जी। कौन से वॉल्यूम में है ये है सर 1 पुराना वाला 1 दीजिए। एबोलिशन टू अपॉइंटमेंट। इसमें भी होगा भाई, निकालिए ये यहाँ से निकालिए। वॉल्यूम 1 निकाल के दीजिए। ये एकोमोडेशन है, अबॉलिशन वाला कहाँ है? ये जो नीचे किताबें रखी है उसमें से निकाल के दीजिए। ये दे दीजिए, ये दे दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर डिटेल पढ़ रहे थे। सेक्शन 5 पढ़िए। रिजम्पशन ऑफ जागीर लैंड। रिजम्पशन ऑफ जागीर लैंड्स ये 1952 में आया। इनके पूर्वज पवईदार थे जी, पढ़िए तो जी। Resumption of Jagir lands 1. As soon as may be after commencement of this act, the state government may, by notification in the official gazette, appoint a date for the resumption of any class of Jagir lands, and different dates may be appointed for different classes of Jagir lands. The state government may, by notification in the official gazette, vary any date appointed under this section at any time before such date. 3. The date finally appointed under this section in relation to resumption of any Jagir land is hereby referred to as the date of resumption of the Jagir land. 6. Consequence of resumption of Jagir lands. As from the date of resumption, notwithstanding anything contained in any contract, grant, or document, or in any other law, rule, regulation, or order for the time being in force, but save as otherwise provided in this act, the right, title, interest of every Jagirdar and of every other person claiming through him
in his Jagir lands, including bracket में है rights in respect of any excise revenue and forest, trees, fisheries, well, tanks, ponds, water channels, ferries, pathways, village sites, huts, bazaars, mela grounds, and mines and minerals, whether being worked or not, shall stand resumed to the state government free from all the encumbrance. B. All rights, title, interest created in and over the Jagir land by the Jagirdar or his predecessors in interest shall, as against the state government, cease and determine. C. All rents and seizes in respect of any holding, including any land leased by or on behalf of the Jagirdar for any purpose other than agriculture in the Jagir land for any period after the date of resumption, which, but for such resumption, would have been payable to the Jagirdar, shall be payable to the state government. D. All revenue, rents, seizes, and other dues for the agricultural year in which the date of resumption falls, recovered by the Jagirdar before the said date or by the state government after the said date, shall, after deducting therefrom the expenses of collection, a rate of 10% be ratably distributed between the Jagirdar and the state government. The amount to be distributed bearing to the total amount. This is not relevant. Not relevant. आप जो relevant है उतना पढ़िएगा. Relevant यही है कि consequences of resumption of Jagir lands. अब notification की date क्या है? वो तो इसका subject matter कैसे नहीं है? जब आप ये बोल रहे हैं कि जागीरदारी एबॉलिशन एक्ट आ गया, उसके बाद में जागीरदार और उसके सक्सेसर्स के सारे राइट्स क्लोज हो गए, तो आपको बताना पड़ेगा कि नोटिफिकेशन की डेट क्या है, क्योंकि आप ही ने पढ़ा था अभी जी, उसमें लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन एंड इट कुड हैव इशूड डिफरेंट नोटिफिकेशंस. अब नोटिफिकेशन की डेट बताइए. सर वो नोटिफिकेशन का डेट तो नहीं आया है, लेकर आइएगा. चलिए आगे बताइए और क्या है. बंद मत करिए इतना सुनने के बाद, थोड़ा ना बीच में. नहीं हाँ ठीक है. ये तहसीलदार का ऑर्डर मैंने पढ़ दिया. हाँ कि आफ्टर जागीर एक्ट आने. नॉट इंटरप्टिंग. जी जी. इट इज 30th June 1953. 1953. And sir, if my friend doesn't object, yes, he made the whole matter complete comfortably at his hand. ये तो मैंने इवेंट्स लिखे हैं सर जी. और पेज 6 में, इसके पेज 6 में पूरा चार्ट कब कहाँ क्या हुआ जी. फैक्चुअल भी है और उसके नीचे कब कौन सा कोर्ट था वो है जी. और रेलिवेंट प्रोविजन एट द बॉटम 228 वो फॉलोइंग पेज पर रिप्रोड्यूस है. Page 7. So with this chart number 1, we get how proceedings commenced, how it ended, what happened. There has been demand, thereafter another demand. Then how the revenue legislation has developed, and what is the provision applicable. The saving clause in 228 of VP Land Revenue Tenancy Act 1953. क्या कहती है, इसको पढ़ते हैं. ये इसका मत 22 को देखें सर. The Viva State Land Revenue and Tenancy Act 1935 and Madhya Pradesh Board of Revenue Ordinance 1949 are hereby repealed. Not with, so sir, pausing here, 1935 code has been repealed.
with this 53. In 1953. जी. Now, class 2 Not says, extending such repeal. where any person is holding land at the commencement of the act as a gair hakdar tenant within the meaning of the Land Revenue and Tenancy Code 1935, he shall continue to hold such land on the same terms and conditions on which he was holding it immediately before such commencement, and the provisions of the said code shall continue to apply and to such tenants as if this act has not been passed. So the effect is this: 35 code is repealed here, and by virtue of class 2, Hakdar, Gair Hakdar tenant status continues despite repeal. Now, if we go to the chart, I have given all. ठीक है, आपका इशू बहुत क्लियर है कि नहीं सर, प्लीज कंटिन्यू. इशू मैं इनको बता रहा हूँ कि इशू बहुत क्रिस्टलाइज है कि आपका ये कहना है कि erstwhile पवाईदार्स will not acquire the right of gair hakdar tenant and therefore Bhumi Swami rights cannot be conferred on them. This is the precise issue which you wanted to make. अब आपको साहब को सुन लेते हैं इसके ऊपर, उसके बाद आपको कुछ बचेगा तो आप बता दीजिएगा. मैं केवल वो जो लास्ट के ऑर्डर है कलेक्टर और कमिश्नर का, सिर्फ वो पढ़ना चाहूँ. तो आप पहले पढ़ लीजिए 10 मिनट, फिर सुनते हैं साहब. फिर साहब को सुन लीजिए. 10 मिनट सुन, बता दीजिए, कंप्लीट कर लीजिए आप. आपको भी कॉपी दिया ना? जी जी दिया. बस 10 मिनट. नहीं आप देखिएगा. सर P9 तक सबमिशन हो गया था, कमिश्नर ने कलेक्टर को रिमांड कर दिया, फिर कलेक्टर ने नया ऑर्डर कर दिया, उसको आप पढ़ रहे थे एडिशनल कलेक्टर का. जी. पैरा 2 से पैरा 4 आ गए थे ना. 4 आ गए. ठीक. ये 28 फरवरी 74 का आदेश पढ़ रहे हैं ना P9. जी जी. टू से पढ़ी, चलिए 2 से पढ़ी. जी 2 से पढ़ी. अनावेदकों के अभिभाषकों का मुख्य तर्क यह है कि अनावेदकगण भूतपूर्व पवईदार थे. पवई उन्मूलन के पश्चात दिनांक 1/7/1953 में उनकी स्थिति एक साधारण काश्तकार जैसी हो गई एवं विवादग्रस्त भूमियों पर काबिज रहने के कारण वे गैर हकदार काश्तकार के स्वत्व प्राप्त कर चुके हैं. ऐसी दशा में धारा 158(1) मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1969 के अनुसार वे प्रश्नाधीन भूमि के भूमि स्वामी घोषित किए जाने योग्य हैं. मैंने तीनों प्रकरणों को देखा, अनावेदकों के तर्क पर विचार किया. धारा 4 जागीर उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम 1952 में अन्य अधिनियम, नियत, आदेश और निर्देश निष्प्रभावी किए गए हैं. इसके अनुसार पवई ग्रामों के संबंध में विप्र, जागीर उन्मूलन एवं भूमि विंध्य प्रदेश. विंध्य प्रदेश. हाँ, विप्र मतलब दूसरा हो जाता है. जी जी जी. आप जानते हैं ना विप्र. विंध्य प्रदेश. हाँ, विप्र गरीब को बोलते हैं. जी जी जी. इसके अनुसार पवई ग्रामों के संबंध में विंध्य प्रदेश जागीर उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम की धारा 6A से पवई उन्मूलन के दिनांक से भूमियां राज्य शासन में पुनर्ग्रहित होना उल्लेख है तथा धारा 7B भूतपूर्व पवईदार को उसके सीर व खुद काश्त की भूमि पर उस मात्रा तक उन स्थितियों और प्रतिबंधों की पूर्ति के साथ काबिज रहा या लिखा गया है जो कि अधिनियम के अध्याय 4 में निर्दिष्ट की गई हैं. इस अध्याय में सीर व खुद काश्त की भूमि भूतपूर्व पवई को आवंटित में दिए जाने का विधान है. विंध्य प्रदेश जागीर उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 21 के अनुसार भूतपूर्व पवई के आवेदन पत्र देने पर तहसीलदार द्वारा नियमन अनुकूल जांच करने के पश्चात पुनर्ग्रहण के दिनांक के पूर्व लगातार 3 वर्षों में सीर व खुद काश्त की भूमि में पवईदार का कब्जा पाए जाने पर धारा 22(1) के अंतर्गत आवंटन में दी जा सकती है अथवा 30 एकड़ से कम भूमि आवंटित होने पर न्यूनतम क्षेत्रफल की भूमि हेतु आवेदन पत्र देने पर धारा 22(2) के अनुसार भूमि दी जा सकती है. दिस इज इम्पोर्टेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. उनने कोई एप्लीकेशन नहीं दी. चलिए आगे चलिए.
चूंकि विंध्य प्रदेश जागीर उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1952 की धारा 4 में पवई ग्रामों के संबंध में अन्य अधिनियम एवं नियम, आदेश एवं निर्देश निष्प्रभावी किए गए हैं, ऐसी दशा में रीवा लैंड रेवेन्यू और टेनेंसी कोड 1935 के प्रावधान भूतपूर्व पवईदार पर लागू नहीं किए जा सकते। वही कारण है कि धारा 27(2) विंध्य प्रदेश जागीर उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम व उसके अंतर्गत बने नियम 13 में पवई पुनर्ग्रहण के दिनांक को अंकित गैर हकदार काश्तकार को 5545 अथवा पट्टेदार काश्तकार जैसी भी स्थिति हो के स्वत्व प्रदान करने का उल्लेख किया गया है। साथ ही धारा 28 में पवई भूमि में अन्य काश्तकार का लगातार 3 वर्षों तक कब्जा शासकीय अभिलेख में अंकित रहने पर उसे भी पट्टेदार काश्तकार होना माना गया है। चौथा, रीवा लैंड रेवेन्यू एवं टेनेंसी कोड की धारा 43(2) क, ख, ग को देखने से स्पष्ट है कि सीर की भूमि को छोड़कर अन्य भूमि का पट्टेदार काश्तकार हो सकता था तथा धारा 43(3) के अंतर्गत 454 रियायत सीर भूमि में पवईदार द्वारा किसी व्यक्ति को प्रदान किए जाने पर वह 5545 काश्तकार हो जाता था और इस स्थिति में धारा 5 का के अनुसार पवईदार के सीर का स्वत्व समाप्त हो जाता था। पवईदार सीर की भूमि केवल सिकमी में उठा सकते थे, जैसा कि धारा 4(2) में सिकमी काश्तकार की परिभाषा में उल्लेख है, तथा पवई की बैची और गहन होने की दशा में धारा 5(2) के अनुसार सीर की भूमि हस्तांतरण ग्रहीता की सीर हो जाती है। इस प्रावधान के रहते हुए सीर की भूमि पर काबिज कोई व्यक्ति गैर हकदार काश्तकार नहीं हो सकता था। अनावेदकों द्वारा प्रस्तुत खतौनी की नकलों से विवादास्पद भूमियां सीर अंकित हैं, जिससे इनका प्रबंधन 5545 काश्तकार के स्वत्व में किसी व्यक्ति के साथ न होना सिद्ध है व ये भूमियां पवईदार की सीर मानी जाएंगी। जैसा कि ऊपर कंडिका 3 में लिखा गया है कि पवई ग्रामों के बाबत अन्य अधिनियम आदि लागू नहीं होते, तद अनुसार भूतपूर्व पवईदार को विंध्य प्रदेश जागीर उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1952 में सीर व खुद कास्ट की भूमि को अलॉटमेंट हो सकता है। यदि किसी ग्राम के पवईदार थे, सीर में उसी ग्राम का अन्य पवईदार कास्ट करता था, तो कास्ट करने वाले पवईदार अपने खुद कास्ट की भूमि होने के आधार पर अलॉटमेंट का आवेदन पत्र दे सकता था और उस दशा में जिस पवईदार की सीर होती उसके या अन्य व्यक्ति के आपत्ति करने पर अलॉटमेंट संभवतः न होगा, किंतु अनावेदकों द्वारा ऐसी कार्रवाई किया जाना प्रमाणित नहीं किया गया है। ऐसी कार्रवाई करना प्रमाणित नहीं किया है। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि उन्हें कब और किन भूमियों का अलॉटमेंट स्वीकार हुआ है, जिसके आधार पर पता लगाया जा सकता है कि विवादास्पद भूमियों का अलॉटमेंट चाहा गया था या नहीं। अनावेदकों ने लगान अदा किया जाना सिद्ध नहीं होता। ये रसीदें अलॉट शुदा भूमि की हो सकती हैं। उक्त सन के बाद की रसीदें पेश नहीं की गई हैं। यदि अनावेदक गण पवई को प्रश्नाधीन भूमि से अपने को गैर हकदार मानते थे, तो पवई उन्मूलन के दिनांक 1/7/1953 के बाद तुरंत धारा 27(2) विंध्य प्रदेश जागीर उन्मूलन अधिनियम के प्रावधान में आवेदन पत्र दे सकते थे। ऐसी कार्रवाई न करने से स्पष्ट यह प्रतीत होता है कि अनावेदकों को जब भूमियां अलॉटमेंट और न्यूनतम क्षेत्रफल की पूर्ति में प्राप्त नहीं हुई, तब वे गैर हकदार काश्तकार होने के आधार पर लेकर भूमियों को प्राप्त करने की चेष्टा की है। This is the finding when the matter was remanded back by additional commissioner to the collector. ये हमने P9 पढ़ा जी। अब P9 के बाद कलेक्टर again additional commissioner upheld the order of the collector जी। Then matter goes to the board of revenue. Board of revenue again remanded back the case to collector. अच्छा। To determine whether they were पवईदार or not. जी। इस पे भी डिस्प्यूट है कि ये खुद पवईदार थे या इनके प्रीडेसेसर पवईदार थे। जी जी। तो रिमांड किया। अब जो रिमांड किया वो कलेक्टर का रिलेवेंट पढ़ूंगा और कमिश्नर का रिलेवेंट पढ़ूंगा। जी। वो है
कलेक्टर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने क्या कह के रिमांड किया इतना तो? ये कह के रिमांड किया बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कि कलेक्टर पहले डिटरमाइन करे कि ये खुद पवईदार थे या इनके प्रीडिसेसर्स पवईदार। चलिए, इस पॉइंट पे कोई डिस्प्यूट ही नहीं था, उनके प्रेडिसेसर्स पवईदार थे। प्रीडिसेसर्स थे। हाँ। पर ये कह के रिमांड किया बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। फिर कलेक्टर ने P12 पास किया जी। P12 55 to 56 पेज नंबर 19/9/1990 का जी 55-56 जी रिलेवेंट है। जो फाइंडिंग आ रही है वो 3 और 4 में आ रही है, पैरा 3 और 4 में। एक सेकंड जी जी पढ़िए। पैरा 3 से पढ़ रहा हूँ सर। जी। रनिंग पेज आ रहा है 56 जी पैरा 3। मैंने संबंधित प्रकरणों का अवलोकन किया और पाया कि अनावेदकों द्वारा दिनांक 23/9/1963 को तहसीलदार के न्यायालय में आवेदन में निवेदन किया है कि धारा 158 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत खसरा नंबर 325 भूमि सो टोला के पवईदार थे। अनावेदकों द्वारा आगे लिखा है कि अराजिया नंबर सो रकबा सो पर अनावेदकों का कब्जा दखल वर्ष 1953-54 में भी था और उस समय के राज्य कानून मालगुजारी राज्य रीवा सन 1935 के अंतर्गत 57 अनावेदक गैर हकदार काश्तकार हो गए और लगान अदा करते रहे। इस तरह अनावेदकों का कब्जा जागीर उन्मूलन के पश्चात एवं कानूनवान विंध्य प्रदेश सन 1955 के दिनांक 1/4/1955 को लागू होने के पूर्व अदाय लगान सालाना रहा एवं आज तक उसी हैसियत से चला आ रहा है। तद अनुसार 2/10/1959 को मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता लागू हुआ और उसके धारा 158 के अंतर्गत अनावेदक भूमि स्वामी है, अतः उन्हें भूमि स्वामी घोषित किया जाए। अब जो फाइंडिंग आ रही है 4 में, अतः अनावेदक पवईदार थे, यह स्वीकार स्वयं कर रहे हैं और उनके आवेदन पत्र भी तदाशय का तहसीलदार गोपद बनास के न्यायालय के प्रकरण में उपलब्ध है। रीवा राज्य के कानून मालगुजारी और काश्तकारी 1935 की धारा 4 में पवईदार की परिभाषा निम्नानुसार दी गई। पवईदार से अर्थ है पवई या पवई के किसी हिस्से के काबिज से है और अंतर्गत पवई के उस हिस्से के काबिज से है जो वाला संबंध दरबार से रखा हो। विंध्य प्रदेश जागीरदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1952 में धारा 200 के अनुसार जागीर में पवईदार को भी सम्मिलित किया गया है। जागीर का उन्मूलन हो चुका है और राज्य शासन द्वारा दिनांक 1/7/1953 को वादग्रस्त भूखंड शासकीय घोषित की गई है। नोटिफिकेशन की डेट है। तदनुसार राजस्व कागजों में यह जमीन शासकीय दर्ज है। चूंकि अनावेदक राजस्व कागजों में जागीरदारी उन्मूलन के पूर्व पवईदार थे, वे गैर हकदार काश्तकार नहीं बन सकते और इसी कारण उन्हें भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त करने की पात्रता नहीं है। ये फाइंडिंग आई। इसके बाद सर कमिश्नर का ऑर्डर है पेज 57 से। जी जी ये और पढ़ूंगा रिलेवेंट बस। इसमें पैरा 4 पढ़ूंगा। पैरा 4 में फाइंडिंग आई है। पैरा 4 एंड 4 जी। अभिलेख का परीक्षण किया गया। यह अविवादित है कि विवादित भूमियां पवई की भूमियां थी, पवईदार को अलॉट नहीं होने से शासकीय घोषित कर दी गई। आवेदक गण इन्हीं भूमियों का गैर हकदार अपने को कहते हैं और इसी आधार पर भूमि स्वामी घोषित किए जाने का आवेदन किया है। इसलिए मामले में विचारणीय बिंदु यह है कि क्या ऐसी भूमि जो पवई की रही हो या पवई उन्मूलन के समय पवईदार को अलॉट न होकर शासकीय घोषित हो गई हो, उस पर उसे या उसके वारिसों को गैर हकदार के हक प्राप्त हो जाते हैं तथा क्या उन्हें ऐसी भूमि का भूमि स्वामी घोषित किया जा सकता है। जागीर उन्मूलन अधिनियम इस उद्देश्य से लाया गया था ताकि जागीरदार से एक निश्चित सीमा से अधिक भूमि शासन में वेष्टित कर उसे समाज के भूमिहीन और कमजोर व्यक्तियों को बंटित किया जा सके। यदि इस प्रकार शासन में वेष्टित भूमि
जागीरदार के पुत्र पौत्र को बंटित कर दी जाती है, तो जागीर उन्मूलन का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा तथा प्रतिकर भुगतान के पश्चात भी वस्तुतः भूमिहीन एवं समाज के कमजोर व्यक्तियों को बंटित करने के लिए भूमि उपलब्ध नहीं होगी। राजस्व मंडल ने दिनांक रूलिंग दी है, ये रूलिंग है पूरा। Even if a Jagidar. Even if a Jagidar continued to be in possession of Sir Khudkast land even after the date of resumption and which was not allotted to him under section 22(1) of the Jagirdar Unmoolan Abolition Act, and he will have no right under any other law, and the land will vent in the estate, west in the estate. A Jagirdar does not acquire the rights of a Gair Hakdar tenant under section 57 of the Riva Land Revenue Code, even if he continues to be in possession of Sir and Khudkast land, which was not allotted to him after the date of resumption. He could not become a Bhumi Swami under section 158D2 of the code. It would defeat the provisions of the Abolition Act if a Jagirdar get compensation for Sir Khudkast land which was not allotted to him at the same time gets the land. G. For merely holding over the land after due date of resumption. Such person being trespasser may be removed under section 248 of the code. इसके बाद जो फाइंडिंग है, उक्त रूलिंग से स्पष्ट है कि जागीर उन्मूलन के कारण शासकीय घोषित भूमि पर कब्जा होने पर भी पवईदार को गैर हकदार के हक प्राप्त नहीं होते एवं उसकी हैसियत अतिक्रामक की हो जाती है। जब भूमि विवादित भूमि पर पवईदार को गैर हकदार स्वतः प्राप्त नहीं होते, तब उनके वारिसों को भी ऐसी भूमि पर गैर हकदार के हक प्राप्त नहीं होते, क्योंकि उत्तराधिकार में उत्तराधिकारी को वही हक प्राप्त होगा जो उत्तराधिकारक को प्राप्त था। 1975 स्वयंसो राजस्व मंडल अपने उक्त रूलिंग को पुष्ट किया है। ऐसी स्थिति में उक्त विवेचना के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि आवेदकों को विवादित भूमि पर गैर हकदार के हक प्राप्त नहीं हुए हैं और इस कारण उन्हें विवादित भूमि का भूमि स्वामी घोषित नहीं किया जा। उसके बाद ये फाइंडिंग हो गई। इसके बाद ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के यहाँ गए। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने क्या कहा? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो ऑर्डर है वो है P1 जी। P1 रनिंग पेज 8 to 13। यस। इसमें जो फाइंडिंग आ रही है वो आ रही पैरा 8 में। पैरा 4 से पढ़िएगा जी। पैरा 4। मैंने आवेदक गणों के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी। विद्वान अभिभाषक अपनी बहस मुख्यतः निगरानी आधारों पर केंद्रित करते हुए तर्क दिए कि तहसील न्यायालय गोपद बनास में प्रस्तुत मूल आवेदन पत्र में आवेदक गण ने स्वयं को भूतपूर्व पवईदार होने का उल्लेख नहीं किया है, अपितु अपने पूर्वजों को भूतपूर्व पवईदार होना अंकित किया था, जिससे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को यह मानना है कि स्वयं आवेदक गण अपने को आवेदन पत्र में स्वयं को भूतपूर्व पवईदार होना स्वीकार किया है। वस्तुतः आवेदन पत्र को प्रतिकूल रूप में पढ़कर अवधारित किया गया है। आवेदक गण के आवेदक गण के पूर्वज भूतपूर्व पवईदार होने से आवेदक गण को भूतपूर्व पवईदार होना नहीं माना जा सकता, क्योंकि तत्कालीन रीवा राज्य कानून मालगुजारी 1935 के उपबंधों के अधीन पवईदार एक पद उपाधि थी जो व्यक्ति विशेष तक ही सीमित रहती है और ऐसा पद या उपाधि का उत्तराधिकार नहीं हो सकता। जहां तक आवेदक गणों का प्रश्न है, वे साधारण काश्तकार की ही कोटि में आते हैं। ये पवईदारी कब एबॉलिश हुई? जागीर उन्मूलन 1952 52 में एबॉलिश हुई।
तब तक तो इनके पूर्वज पवेदार थे, तब पवेदार थे 52 तक। जी। ठीक है, चलिए। और फिर जी ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। जहां तक आवेदक गण का प्रश्न है, वे साधारण काश्तकार की ही कोटि में आते हैं। आवेदक गण ने कभी भी स्वयं को भूतपूर्व फौजदार होने की स्वीकृति नहीं की है। पद या उपाधि वैध नियुक्ति के द्वारा ही प्राप्त होती है एवं ऐसे पद पर नियुक्ति न होने के बावजूद स्वीकारोक्ति का कोई कानून मूल्य नहीं है। आवेदक गण की ओर से उनके अधिवक्ता ने तर्क के दौरान प्रकरण में बंदोबस्त की खतौनी की प्रविष्टि की ओर ध्यान आकृष्ट किया और यह तर्क दिया कि प्रकरण में ऐसा कोई भी अभिलेख नहीं है जिससे आवेदक गण को भूतपूर्व फौजदार माना जा सके। प्रकरण में प्रस्तुत खतौनी बंदोबस्त में भी किसी आवेदक का नाम फौजदार के रूप में अंकित नहीं है। साथ ही दिनांक 6/12/1976 को राजस्व मंडल द्वारा प्रकरण में निर्णय पारित करने के समय भी बंदोबस्त की खतौनी उपलब्ध थी एवं उसका अवलोकन करने के पश्चात ही राजस्व मंडल द्वारा पारित निर्णय में यह अवधारित किया जा चुका है कि आवेदक गण को भूतपूर्व फौजदार होने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है तथा दिनांक 6/12/1976 को प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य एवं अभिलेख के अतिरिक्त अन्य कोई अतिरिक्त साक्ष्य या अभिलेख प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे आवेदक गण को भूतपूर्व फौजदार माना जा सके। उन्होंने अपने तर्क के दौरान यह स्पष्ट किया कि राजस्व मंडल द्वारा प्रकरण प्रत्यावर्तित होने के पश्चात जो बंदोबस्ती खतौनी कलेक्टर सीधी के द्वारा प्रकरण में संलग्न कराई गई है वह कोई अतिरिक्त दस्तावेज नहीं है बल्कि बंदोबस्त खतौनी की नकल प्रकरण में पहले ही संलग्न थी जिससे अधीनस्थ न्यायालयों को राजस्व मंडल द्वारा अवधारित इस बिंदु पर कि आवेदक गण को भूतपूर्व फौजदार होने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है के विरुद्ध कोई निष्कर्ष निकालने का अधिकार नहीं था, जिसके विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरुद्ध है, राजस्व मंडल के निर्णय की अवमानना की कोटि में आता है। इसके अलावा राजस्व मंडल द्वारा दिनांक 6/12/1976 को पारित प्रत्यावर्तन आदेश में भी यह निर्देशित किया गया था कि इस बिंदु पर भी विचार किया जाए कि यदि आवेदक गण को भूतपूर्व फौजदार माना जाता है तो भी क्या उन्हें गैर हकदार काश्तकार के अधिकार प्राप्त होते हैं या नहीं, किंतु राजस्व मंडल के उस निर्देश पर भी किसी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई विचार नहीं किया, जबकि इस संबंध में विचार करने पर देखा जाए तो फौजदार प्रथा का उन्मूलन विंध्य प्रदेश जागीर उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1952 के प्रभाव में दिनांक 1/7/1953 को कर दिया गया। दिनांक 1/7/1953 को कोई भी व्यक्ति फौजदार नहीं रह गया, जबकि रीवा राज्य कानून मालगुजारी सन 1935 का प्रभाव दिनांक 1/4/1955 तक जारी रहा। एक सेकंड, वेट फॉर ए मिनट। अपन ने अभी कहीं पढ़ा था, ये कमिश्नर के ऑर्डर में पढ़ा था कि ये जो एक्ट है, ये जब जमींदारी उन्मूलन आ गया तब 1935 का एक्ट रिपील हो गया, यही पढ़ा था ना अभी है। सर ये फाइंडिंग कहाँ से आ रही है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप भी देखिएगा जरा। मैं कंटिन्यू करूं? नहीं नहीं, एक सेकंड, इनको भी तो क्लियर कर दें कि हम किस इशू को समझना चाहते हैं। जी अग्रवाल साहब, ये इशू को थोड़ा सा जब आपका आएगा टर्न जी थोड़ा बताइएगा। ये जो पर्टिकुलर फाइंडिंग है इंटरनल पेज 7 बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऑर्डर की, क्योंकि अभी जो आपने पढ़ाया था उसके थोड़ा सा विपरीत लग रही है। ये 1952 का जमींदारी उन्मूलन एक्ट आया, 1935 का एक्ट ऑलरेडी रिपील हो गया था। ये कह रहे हैं कि 1935 का एक्ट जो है 55 तक लागू रहा। ये कहाँ से कह रहे हैं, बस इतना बता दीजिएगा। सर मेरा चार्ट देख लीजिए। हाँ चार्ट, उससे सब क्लियर हो जाएगा जी, सब क्लियर हो जाएगा जी। चार्ट में बताइए, ये है सर पेज नंबर पेज 6 यस। ये कौन सा कानून कब आया, ये नीचे है सर दूसरे चार्ट पे नीचे जी जी। रिवर टेंडेंसी कोड 35, ये गंगा दशहरा 36 से 4th में है। सेक्शन 228 विंध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू टेंडेंसी एक्ट 1953 से ये रिपील हो गया। ये एस्टेरिक मार्क इसलिए है सर कि वो अभी अलाइव है। अच्छा, नॉट विथ स्टैंडिंग क्लास 2 अपन ने पढ़ा था जी, वो सबके आखिरी पेज में जी, इसी का आखिरी पेज जी, ये पेज 7 पेज 7 यस। विंध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू टेंडेंसी कोड 1953 जी। ये 228(2) जो है जी, ये रिपील कोड 35 को सेव करता है। नॉट विद स्टैंडिंग से रिपील
where any person is holding land at the commencement of this act as a गैर हकदार tenant. ठीक है, चलिए. अगर वो पवाईदार है हाँ. तो दफा 22 में जाएगा. हाँ जी. एबॉलिशन एक्ट में. नहीं, इसीलिए सर वो एक्ट 52 का लिखा है. हाँ. 30/6/53 को फोर्स में आया. ठीक है. और 228(2) के तहत वो अलाइव रहा. डिस्पाइट ऑफ रिपीट वो अलाइव रहा किसके लिए? गैर हकदार के लिए. बराबर. गैर हकदार. तो प्रश्न तो इतना ही बचा सर कि वो पवाईदार है कि ये गैर हकदार. गैर हकदार. बस इतना ही प्रश्न है. इतना ही प्रश्न है. सर मैं कंफ्यूज. मैंने पूछा था भाई. नहीं क्या होता है कि अगर अभी हम क्लियर नहीं करेंगे, दिस इज समथिंग विच रिक्वायर्स लॉट ऑफ क्लैरिटी, क्योंकि ये लॉस रोज रोज डील नहीं किए जाते हैं. तो इसलिए क्लियर होते चलें. ये चार्ट बनाने में सर सवेरा हो गया हमको. नहीं, आई अंडरस्टैंड. मैं तो एट द ओपनिंग ऑफ द आर्गुमेंट आई सेड दैट दिस इज समथिंग न्यू टू मी. प्लीज आपको धीरे धीरे समझाना पड़ेगा, इसीलिए मैं इतना पढ़वा भी रहा हूँ. मैं इंटरप्ट करना ठीक नहीं समझा साहब. मेरे को जब वो रिपील के नोटिफिकेशन की बात आई, मैंने कहा नाउ आई शुड टेल दिस पर्सन. जी नहीं, ठीक है सर, ठीक है. थैंक यू सर. पढ़िए जी. इनके पास जो कोड है सर वो भी मेरे फोटो कॉपी करा है जी. कब? अभी फोटो कॉपी कराया कि जब आप सरकार होते थे तब? बहुत पुराना सर. मैंने कौशल प्रसाद जी से करवाया. मैंने आप बोला कि आप भी तो एक जमाने में सरकार थे, तो जब आप सरकार थे तब फोटो कॉपी करके इनको मिला कि पहले? और पहले. कौशल प्रसाद जी हम लोगों के ऊपर मेहरबान थे सर. उनसे मैंने करवाया. उन्होंने जो बातें बताई, जो किताब में नहीं छपी थी, वो मैंने हाथ से लिख लिया. इनकी फोटो कॉपी में पूरा है, मेरा नाम भी लिखा जी. बट ही इज द ओनर, नॉट मी. पढ़िए आगे प्लीज. जबकि रीवा राज्य कानून मालगुजारी सन 1935 का प्रभाव दिनांक 1/4/1955 तक जारी रहा, जबकि दिनांक 1/4/1955 को विंध्य प्रदेश कानून मालगुजारी सन 1954 प्रभावशील हुआ, जिससे दिनांक 1/7/1953 से दिनांक 1/4/55 तक की अवधि में आवेदित भूमियों पर आवेदक गण का आधिपत्य निर्विवाद रूप से रीवा राज्य कानूनी मालगुजारी सन 1935 की धारा 57(4) के अधीन गेस्ट कारकार की श्रेणी में आएगा, क्योंकि वे निर्विवादित रूप से पट्टेदार या 55-45 के काश्तकार नहीं. 10 मिनट बाद आना, तुम ही आना. 10 मिनट बाद आना. जिससे विंध्य प्रदेश कानून मालगुजारी सन 1954 की धारा 151-228 के अधीन आवेदक गण को पट्टा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो गया, एवं उक्त अधिनियम की वर्तमान भू राजस्व संहिता के प्रभाव में आने पर निरस्त हो जाने के बाद वर्तमान संहिता की धारा 158D उप क्लॉज 11(2) के अधीन आवेदक गण स्वयमेव भूमि स्वामी के अधिकार प्राप्त कर चुके हैं, जिससे उक्त दृष्टि से भी विद्वान कलेक्टर सीधी और आयुक्त रीवा संभाग रीवा के निर्णय विधि विरुद्ध है एवं निरस्त किए जाने योग्य हैं. उच्च न्यायालय द्वारा द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक 169/1974 पार्टीज नेम सो एंड सो डेटेड 2/5/1980 के प्रमाणित प्रतिलिपि भी पक्ष समर्थन में प्रस्तुत की है. इनका सबमिशन जा रहा है योर लॉर्डशिप. फाइंडिंग आ रही पैरा 8 से. पैरा 8 से पढ़िए जी. तहसील न्यायालय में आवेदक गण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में ऐसी कोई स्वीकारोक्ति अभिलिखित नहीं है कि आवेदक गण भूतपूर्व पवईदार थे, अपितु आवेदन पत्र में स्पष्ट रूप से यह अभिलिखित किया गया है कि आवेदक गण के मूरिश अर्थात पूर्वज पवईदार थे. आवेदक गण के पूर्वज का आवेदक गण के पूर्वज का पवईदार होना और स्वयं आवेदक गण का भूतपूर्व पवईदार होना दोनों भिन्न भिन्न तथ्य हैं, एवं आवेदक गण के पूर्वज पवईदार होने के आधार पर आवेदक गण को ही पवईदार का अधिकार प्राप्त होना नहीं माना जा सकता. इस प्रकार कलेक्टर सीधी एवं आयुक्त रीवा संभाग सो निर्णय में अवधारित किया जाना कि आवेदक गण अपने मूल आवेदन में स्वयं को भूतपूर्व पवईदार होना स्वीकार किया है, उपलब्ध अभिलेख के प्रतिकूल है. प्रकरण में वर्ष 1952 एवं 1953-54 की खसरे की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिससे निर्विवादित रूप से उक्त वर्षों में आवेदक गण का आवेदित भूमि पर आधिपत्य होना प्रमाणित है. प्रकरण में बंदोबस्त की खतौनी आवेदक गण द्वारा प्रस्तुत की गई है. शासन की ओर से भी उसकी
उसी खतौनी की नकल अतिरिक्त प्रमाण के रूप में संलग्न कराई गई है। उनमें से कहीं भी आवेदक को पवईदार या खेवटदार के नाम की प्रविष्टि नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रकरण में ऐसी कोई भी अभिलेख या साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे किसी भी आवेदक को भूतपूर्व पवईदार होना माना जा सके। वर्तमान प्रकरण में जो भी अभिलेख उपलब्ध है वह समस्त अभिलेख राजस्व मंडल द्वारा दिनांक 6/12/1976 को निर्णय पारित करते समय भी उपलब्ध रहा है, जिसकी विवेचना और अवलोकन के पश्चात ही राजस्व मंडल द्वारा यह अवधारित किया जा चुका है कि आवेदकगण भूतपूर्व पवईदार नहीं है और चूंकि निर्णय के पश्चात ऐसा कोई अभिलेख या साक्ष्य प्रकरण में उपलब्ध नहीं कराया जा सका है जिसके आधार पर आवेदक गण को भूतपूर्व पवईदार होने के संबंध में निष्कर्ष निकाला जा सके, कलेक्टर न्यायालय को आदेश पत्रिका दिनांक 24/10/1989 तथा 5/12/1989 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा राजस्व मंडल के निर्देशों के पालन में न कोई जांच की गई और न ही कोई साक्ष्य ली गई और न ही इस संबंध में साक्ष्य लेने के कोई प्रयास किए गए हैं। अतः राजस्व मंडल द्वारा दिनांक 6/12/1976 के निर्णय में अवधारित बिंदु के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर सीधी और आयुक्त रीवा संभाग रीवा को निष्कर्ष निकालने या पारित करने का कोई औचित्य अथवा अधिकार नहीं था। ये पैरा 9। यह भी उल्लेखनीय है दिनांक 1/7/1953 से विंध्य जागीर उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1952 के प्रभावशील होने से उसके पूर्व जो व्यक्ति पवईदार थे भी उनकी पवईदारी की हैसियत समाप्त हो गई। उक्त दिनांक से वे सामान्य काश्तकार हो गए, जबकि रीवा राज्य कानून मालगुजारी सन 1935 दिनांक 1/4/1955 तक प्रभावशील रहा। अतः दिनांक 1/7/1953 से 1/4/1955 की अवधि का आवेदक गण का आवेदित भूमि पर आधिपत्य का निराकरण रीवा राज्य कानून मालगुजारी सन 1935 के उपबद्धों के अधीन ही किया जाएगा, क्योंकि उक्त अवधि में एकमात्र राजस्व संबंधी उक्त विधि प्रभावशील थी। इस दृष्टि से विचार करने पर चूंकि निर्विवादित रूप से आवेदक गण उक्त भूमि में आवेदित भूमियों के पट्टेदार काश्तकार अथवा 55-45 के काश्तकार नहीं थे, जिससे गोवा राज्य कानून मालगुजारी सन 1935 की रीवा राज्य कानून मालगुजारी सन 1935 की धारा 4 के गोवा चले गए थे बीच में घूमने के लिए, क्या हो गया? वो कटा हुआ था। अच्छा, तो रीवा को गोवा पढ़ लिया आपने? जी जी, गलती हो गई। रीवा राज्य कानून मालगुजारी सन 1935 की धारा 4 के अधीन आवेदक गण को गैर हकदार काश्तकार मानने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है, और चूंकि दिनांक 1/4/1955 को विंध्य प्रदेश कानून मालगुजारी सन 1954 प्रभावशील में आने और रीवा राज्य कानून मालगुजारी निरस्त होने पर भी आवेदक गण का आवेदित भूमियों का पट्टा प्राप्त करने का अधिकार विंध्य प्रदेश कानून मालगुजारी की धारा 151, 228 के अधीन भी संरक्षित रहा। दिनांक 2/10/1959 को मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता प्रभावशील होने से संहिता की धारा 158 क्लॉज डी और क्लॉज 2 के अधीन आवेदक गण को स्वयं गैर हकदार काश्तकार। ठीक है, समझ गए बस। जी, यस सर। The collector and commissioner upon remand by the Board of Revenue read the applications and materials as if I am a pavaidar, and that is mentioned in the application, which has been held to be incorrect reading in paragraph 8. Yes. Now there are two issues which you would like to answer. One is presuming that they were not pavaidar, but they were successor to the pavaidar. Admittedly that the title was not transferable. Then in what capacity they came to occupy the land? Under the old code section 57 for pavai is a personal grant. It's a personal grant and heritable also. It is heritable. तो यहाँ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गलत है, वो जब कहता है कि इट इज नॉट हेरिटेबल। यहाँ पढ़िएगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कह दिया, इसीलिए उसको पैरा 8 पढ़िएगा। जी जी। तहसील न्यायालय में आवेदक गण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में ऐसी कोई स्वीकृति अभिलिखित नहीं है
कि आवेदक गण भूतपूर्व पवईदार थे, अपितु आवेदन पत्र में यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया कि आवेदक गण के मूरिश अर्थात पूर्वज पवईदार थे। आवेदक गण के पूर्वज का पवईदार होना एवं स्वयं आवेदक गण का भूतपूर्व पवईदार होना दोनों भिन्न भिन्न तथ्य है एवं आवेदक गण के पूर्वज पवईदार होने के आधार पर आवेदक गण को ही पवईदार का अधिकार प्राप्त होना नहीं माना जा सकता। नाउ ये फाइंडिंग इज इनकरेक्ट। इस प्रकार कलेक्टर सीधी एवं आयुक्त रीवा संभाग रीवा के निर्णय में यह अवधारित किया जाना कि आवेदक गण ने अपने मूल आवेदन में स्वयं को भूतपूर्व पवईदार होना स्वीकार किया है, उपलब्ध अभिलेख के प्रतिकूल है। नाउ with this finding, sir, no other question survives. कलेक्टर और कमिश्नर दोनों का कहना है कि ये भूतपूर्व पवईदार है, ये एप्लीकेशन में ही लिखा है। हम तो बोलते हैं एप्लीकेशन में नहीं लिखा, उन्होंने गलत लिख दिया। लेकिन आप ये बात मानते हैं कि पवई इज अ पर्सनल ग्रांट एंड इट इज इनहेरिटेबल। जब इनहेरिटेबल है तो जब तक यह प्रोविजन रिपील नहीं हुआ तब तक पवईदार का पुत्र पवईदार हो जाएगा। सर, उस दिन उनके पिता जिंदा थे और नहीं थे या थे, तो ये तो अब आपको बताना पड़ेगा। सेक्शन 21 से देखें सर, इसमें सेक्शन पे तो अभी आते हैं, पहले फैक्ट्स कर लें फिर लॉ पर आते हैं। फैक्ट्स में ये बात आ जाए कि वो आवेदन रिकॉर्ड पर है क्या? नहीं है सर। वो दिखाइए। कौन सा? कोर्ट की फाइल में है या नहीं, लेकिन हमारे P4 रनिंग पेज 22 पेज रनिंग पेज 22 यस 22 हाँ इसमें ये आया है कि पूर्वज ग्राम के पवईदार थे। हाँ पूर्वज, हाँ ठीक है। हाँ अब ये थे पवईदार। चलिए ये पवईदार नहीं थे मान लिया, बट व्हाट वाज इन व्हाट कैपेसिटी दे इनहेरिटेड द लैंड एंड व्हेन डिड द पूर्वज एक्सपायर्ड, वेदर दे वर अलाइव ऑन द डेट ऑफ द एबॉलिशन और नॉट। इस पर कोई अदालत नहीं गई। लेकिन ये तो आप यू मे एग्री विद मी कि दैट इज द मूट क्वेश्चन। इफ दे वर अलाइव ऑन, इफ द फोरफादर्स वर अलाइव, then the treatment will be different. I will go to page 9 of annexure P1. Annexure P1, yes. Yes. वो ऊपर से तीसरी लाइन में आप देखें। जी। प्रकरण में बंदोबस्त की खतौनी पेश की गई है, शासन की ओर से भी खतौनी पेश की गई है। कहीं भी आवेदक को पवईदार या खेवरदार के नाम से प्रविष्टि नहीं किया गया। नहीं, किस साल की खतौनी है? राम सिंह जी ये लिखना भूल गए कि किस साल की खतौनी है, बिकॉज अगर वो 53 के बाद की है तो उसमें पवईदार लिखा नहीं जाएगा क्योंकि एबॉलिशन हो गया था। बंदोबस्त की नकल है। नहीं, वो किस साल की है वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जो A3 लगा है खसरा पंचसाला जो है वो 82-83 का लगा है। इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने किस साल की, ये जो मेंबर है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मिस्टर राम सिंह, सर ये पेज पैरा 8 के बॉटम में आएंगे। हाँ पैरा 8 के बॉटम में, इसी में बॉटम ये जो शब्द लिखा है कि प्रतिकूल है, उसके बाद वाला प्रकरण में वर्ष 52-53 एवं 53-54 के खतरे की नकल प्रस्तुत की गई है, जिससे निर्विवाद रूप से उक्त वर्षों में आवेदक गण एवं आवेदित भूमि पर अधिपत्य होना प्रमाणित 52-53-54 का इशू ये नहीं। 52 में सर एक डेट बहुत महत्वपूर्ण है जी। एबॉलिशन एक 52 फोर्स में आया 30/6/53। हाँ। और ये 52 से हम भूमि पर आधिपत्य किए हुए,
हाँ, हमारा नाम पवाईदार में नहीं है, जी भूतपूर्व थे हमारे नहीं, एप्लीकेशन वो ये कहता है, एक्ट ये कहता है कि पवईदार ने अगर किसी को यह ग्रांट में दी है, गिफ्ट में दी है या किसी अन्य तरीके से एलिनिएट की है, तो वह गैर हकदार काश्तकार हो जाएगा। और वह गैर हकदार काश्तकार जो है, ये इसमें इसी में पढ़ रहे थे 57(4). हाँ 57(4) में। तो इनको ये बताना पड़ेगा फिर कि इनके पिताजी ने जो पवईदार थे, इनको वो जमीन, ये पढ़िएगा 57(4), गैर हकदार टेनेंट हु हैज occupied land other than grove land, tank or land acquired or held for a public purpose or a work of public utility with the consent express or implied of the tehsildar or the pavaidar or sub pavaidar as the case may be, he shall be entitled to be recorded as a pattedar tenant and holding land could have been allotted under section 22 within bracket 2 of the act of 1952, full stop. It observed that under the REVA Land Revenue and Tenancy Code, except for the land, seer land, lessee of said land could have become Kashtkar, full stop. It observed that under different categories like 55-45 and गैर हकदार काश्तकार पवईदार will right of the pavaidar in the seal land abolished with the abolition of the Jagirdari Act, full stop. Recording all these findings, it observed that on 1753 or immediately thereafter, when Jagirdari was abolished, an application could have been moved by the petitioners therein under section 27 within bracket 2 for allotment of land in their favor, but no such application was made, and therefore it had set aside the orders of the sub-divisional officer Gopat Banas dated 15/11/67 and restored the orders of and maintained the orders of the Tehsildar dated 27/5/66. Next para. This order was again put to challenge before the learned Additional Commissioner REVA Division, REVA, in revision number 472/6-85/73-74 और 473 and 474 बाकी सब पूरा लिख लीजिएगा, full stop. While order dated 19th November 1974, learned Additional Commissioner REVA Division REVA upheld the orders of the Additional Collector against which petitioners, respondents herein had approached the Board of Revenue. Next paragraph. While order dated 6th December 19, एक सेकंड क्रोनोलॉजी गड़बड़ हो रही है क्या? नहीं, हाँ ठीक है. While order dated 6th December 1976, learned Board of Revenue remanded the matters to the Additional Collector to determine whether the petitioners were Pavaidar or their ancestors were Pavaidar. Next paragraph. After passing of the said order by the Board of Revenue as contained in Annexure P11, Court of Collector CD passed orders dated 19/9/2090 and
observed that non-applicants that themselves accepted that they were Pavaidars, and after recording the definition of Pavaidar as given in the Act of Section 4 of the Act of 1935, set aside the orders of the subdivisional officer dated 15/11/67 and confirmed the orders of the Tehsildar dated 27/5/66. Next para. This order was put to challenge before the Commissioner, Rewa Division, Rewa, full stop. While order dated 19th July 1996, Annexure P13, Learned Commissioner, Rewa Division, Rewa, had maintained the orders of the collector, Sidi, full stop. These orders were challenged before the Learned Board of Revenue, which made an observation in para 8 that from the Khasra copies for the year 1952 and 1953-54, names of the respondents herein were recorded, and it is nowhere mentioned that they were Pavaidar or Kevatdar, and therefore held that they could not be, respondents herein could not have been considered as ex-Pavaidar, and thus had set aside the orders of the collector Sidi and Commissioner Riva, resulting in giving rise to the present petition. Next para. The moot question which is to be decided now is twofold: whether petitioners were Pavaidars or not, full stop. Second question is that if they were not Pavaidars, Pavaidar or ex-Pavaidar, then in what capacity their names were recorded in the revenue records if they were successors of ex-Pavaidar, full stop. Next para. At this stage, Shri R.C. Agrawal, learned senior advocate, submits that to ascertain these facts, records of the lower court will be required, and they may be summoned, as that only will be able to throw light on these two aspects as to who was the Pavaidar at the time of abolition Act of 1952, and how the respondents herein came to be recorded in the revenue record, how the name of the respondents herein came to be recorded in the revenue records, full stop. With a view to afford fair opportunity, comma, it is directed that records of the revenue courts be called for which petitioner is directed to take steps within 3 days. List in the week commencing 17 जुलाई, कितने दिन में बुला लेंगे? रिकॉर्ड ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अलॉट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में तो कुछ नहीं होगा, 4 पन्ने लगे होंगे, वहां से तो रिकॉर्ड नीचे चले जाता है। वो होगा आपको कलेक्टर के कार्यालय में या तहसीलदार के कार्यालय में मिलेगा रिकॉर्ड, वो सर से समझ लीजिएगा कहाँ मिलेगा। हम 1 हफ्ते के अंदर बुलवा लेंगे। बुलवा लीजिए, तो फिर अगले हफ्ते लगा देते हैं। लिस्ट ऑन, आपको कौन सी डेट कन्वीनियंट है पूछ लीजिए। 10-15 दिन से पहले नहीं आएगा सब। I know how state government functions, and then you had first hand experience. They are two name. My suggestion is that it should come in the last week of July. हाँ, तो आप डेट बता दीजिए आपकी सुविधा की। In the week commencing 24th July. हाँ, वीक कमेंसिंग में आप फिक्स डेट कोई चाहिए आपको क्या? नहीं, मुझे ठीक है, इन दी वीक कमेंसिंग 24 जुलाई कर दीजिए, और हम देखते हैं आपका ऑप्टिमिज्म कितना फलीभूत होता है, रिकॉर्ड आता है कि नहीं आता है। मेरे इनके विश्वास पर मुझे विश्वास। लिस्ट फॉर फर्दर हियरिंग ऑन, ये किताब दे दीजिए साहब।
Yes, case serial number 57. सर अगर आप परमिट करें सर एक 109 नंबर पे रिकाउंटिंग इज टुमारो। ठीक है, देखते हैं अभी तो जो टाइम देख रहे हैं आप, जी, 11 इसलिए केस हो जाए उसके बाद टाइम बचेगा तो देखते हैं। 11 में ही है। 11 में ही है हाँ, सर। 11 में तो लिया जाएगा ना, तब देखा जाएगा। चलिए शुरू करें। सर इसमें लास्ट ऑर्डर शीट में Notification has been done by the test जी collector. उनके पास रेमेडी है, अपील करें इसका। सर इस पॉइंट पे मैंने एडमिट करा था कि कॉन्फ़िगरेशन प्रोसीडिंग हो गई है। हाँ, इन्हें 47 और 47A एफआईजेड दीजिएगा। जी तो उसमें लास्ट उसमें काइंडली सी माइनर ऑर्डर सर उसमें ही लास्ट 3 लाइंस में लास्ट टाइम ये डिस्प्यूट कर रहे थे कि हमको उपस्थित नहीं हुए, और इनके तरफ से अधिवक्ता उपस्थित है सर। काइंडली सर सी वो लास्ट बॉटम ऑफ द ऑर्डर। सर कॉन्फ़िगरेशन तो स्टार्ट ही नहीं हुआ था। मैं ऑर्डर पढ़ दूंगा। एक सेकंड। कहाँ लिखा है लास्ट 3 लाइंस में कि इनके अधिवक्ता उपस्थित है? लिखे हैं फ्रंट पेज के लास्ट पे। अच्छा, फ्रंट पेज बोलिए ना। माइनर सॉरी, अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से ये अनावेदक अभिषेक सिंह अधिवक्ता। ये अनावेदक क्रमांक 2 है। अनावेदक क्रमांक 2 केशव प्रसाद यादव जी सर की ओर से मुंद्रिका प्रसाद विश्वकर्मा अधिवक्ता। आपकी ओर से अधिवक्ता थे तो सर तब जब हमने आवेदन वहाँ लगाया था तब कॉन्फ़िगरेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट ही नहीं हुई। हाई कोर्ट में एप्लीकेशन मूव करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन प्रोसीडिंग उसकी अपील लगाइए ना। सर थोड़ा सा देख लें आफ्टर द कॉन्फ़िगरेशन प्रोसीडिंग द ठीक है, नहीं अपील लगाइए। क्या अपील मेंटेनेबल नहीं है, ऐसा लिखा है क्या? नहीं सर कोर्ट हैज कंसीडर्ड द एप्लीकेशन उसमें नहीं, वायलेशन। देखिए जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन है उसके बियॉन्ड नहीं जाऊंगा मैं। सर इसमें सर ये 47 का वायलेशन इन्होंने किया है तो हाँ, कोई भी नोटिस वहाँ जाके अपील में बताइए। अपील में सर बताइए। अप्लीकेंट इज श्री सुखनंदन। फर्स्ट ऑफेंडर मिलाड हाँ ठीक है, होगा। श्री सुखनंदन पांडे पांडे prays for withdrawal of this application with a view to avail alternative statutory remedy of appeal against the orders of confiscation passed by the collector। कहाँ के कलेक्टर हैं ये? रीवा कलेक्टर रीवा। Full stop. It is directed that in case appeal is filed within 15 days from today, then without adverting to the aspect of limitation, Commissioner Riva shall consider and decide the appeal on its own merits. In above terms, petition is dismissed as withdrawn with the aforesaid liberty. Serial number 68. और इसमें रेस्पोंडेंट की वो सारे जो हैं के ऊपर नोटिस जो है लगभग सर्व हो चुकी है और ये रेस्पोंडेंट नंबर 6 के आप अलावा आ तो गई हैं, आप किसके लिए आ रहे हैं? सबके लिए आ रहे हैं। Entering appearance for all of them actually. इनको सुने बिगर ऑर्डर हो गया, रिकॉल करके मेरिट पे सुन लेते हैं। सुने बिना ऑर्डर नहीं हुआ। लॉर्डशिप, may I explain for a minute? Lordship, there are several suit pending between the parties. He is the petitioner, in fact. He is one of the petitioner. तो petitioner plaintiff Sir, in this case, नहीं Gulshan- there no, I am the plaintiff. He is the respondent there. हाँ Now, Lordship, he filed an application for 65B for taking in document on record as a secondary evidence. first application was dismissed, second application was filed. And first application was dismissed. He moved in MP 3706 of 2019. That was withdrawn. Lordship, it was not withdrawn casually. Lordship, it was a point. When the presiding officer was changed, he again moved an application when the MP was pending here. That application was allowed. I moved a MP against that order. Now what had happened? The both petition were linked. The 1635 and 3706. He was the counsel in that case. They withdraw the case because there was an objection when the earlier court was hearing the matter. They said, how can you file a second application when your MP was pending? जी Therefore, they asked for the withdrawal. Court rejected their application. When the final hearing matter came up, we objected to the withdrawal. It is observed in the ठीक है बताइए, Alright, sir. फैक्ट्स बताइए जी। Now, Lordship, they have moved an MCC for the restoration of 3706. However, एक सेकंड, 370 का ऑर्डर बताइए कहाँ है? पेज नंबर? Lordship, their impugned order. पेज नंबर तो बता दीजिए। 3706 का जी Lordship, in page number 16, 17 yes. Lordship will find our objection at para number first itself.
आज तो मालडी इसमें सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए था। काय के लिए था ये प्रेजेंटेशन के लिए था, ये आ जाते अभी। ये कुछ लोग क्या है, आप तैयार नहीं है क्या? जी जी ठीक है, तैयार। मैं इतने जानकारी के लिए, इतनी जानकारी के लिए थे कि ये सब कोई कुछ आना नहीं चाहते। रिस्पॉन्डेंट नंबर 6 के अलावा कोई भी आना नहीं चाहता, इतना हम बताने के लिए आए। तो अब ये देख लिया जाए कि अब लगभग ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब इसके बाद जो है आर्गुमेंट में जाएगा। गुलशेर साहब एक मिनट सुनने तो दीजिए। Lordship, my first very objection is to his conduct. He is the petitioner in this petition itself. Lordship, now second point is the order was that the final order will not be passed. He represented there before the trial court that matter has been stayed. Now the entire proceeding has been stayed. ये तो ट्रायल कोर्ट को देखना चाहिए, बिगर स्टे ऑर्डर देखे हुए कैसे स्टे कर देते हैं? We are saying that now they have stayed. You move an application that there is no stay from this court. Lordship, they said you get a clarification. नहीं, clarification हम ऐसा हवा में क्या आपने एप्लीकेशन लगाई है? clarification सर इन्होंने क्या हुआ जब लास्ट सॉरी ये सब नहीं सुनूंगा मैं। नहीं, ट्रायल कोर्ट को इतना मालूम होना चाहिए कि अगर कोई रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्टे हो गया तो उसको कहे कि स्टे की कॉपी लेकर आइए। आजकल स्टे की कॉपी नेट पर मिल जाती है, कोई नहीं सॉरी। अभी इसको सुनते हैं। श्री गुलशेर अहमद, लर्नेड काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट, मिस गुंजा रसूल फॉर रिस्पॉन्ड नंबर 6। Miss Gunja Rasool submits that she will file her wakalatnama for other respondents as well. Full stop. Since service is complete, list this case for disposal in the week commencing 17 July 2023. चलिए। Serial number 70. Vijay Raghav Singh. फाइनल डिस्पोजल नहीं सुन पाऊंगा मैं आज। जी मैम। टाइम देख लीजिए, देखिएगा। It is due to paucity of time, it is not possible to hear this matter, which has been taken on request of the learned counsel for the petitioner. List in the week commencing 7 अगस्त 31 जुलाई 2023। चलिए। Number 71. सेम ऑर्डर, दीक्षित साहब, श्री देवेंद्र कुमार दीक्षित। मैं एप्लीकेशन फॉर वेकेटिंग स्टेज पेंडिंग। लेकिन अभी क्या करें? आपको वो तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन कुछ में कोई शॉर्ट डेट दे दें टॉप ऑफ द लिस्ट कर। चैलेंज इज टू द कैंसिलेशन ऑफ अ कास्ट सर्टिफिकेट। हाँ ठीक है, लिखिएगा। लिस्ट इन द वीक कमेंसिंग 17 जुलाई, टॉप ऑफ द लिस्ट। चलिए। Serial number 75. This is an application under section 482 of the CRPC, my lord, that there has been compromise recorded before the registrar lordship. The offence are under section order 365, 342 and 506 of the IPC lordship. Only section 365 is non-compoundable lordship. क्या लिखा है? पढ़े तो compromise। IPC लेना। Since 364. With permission of the compensation. कंप्लेनेंट नंबर 2 क्यों नहीं अपीयर हो रहे? He has not been appeared as he has. There is no rule of a complaint number. ये FIR में सर देख लेंगे सर, इसका कोई रूल नहीं है। एक सेकंड देखते हैं। वो स्पॉट से ही चला गया था तुरंत।
एक थोड़ा सा बताइए तो, कानून तो बताइए। एक कंप्लेनेंट जो है उसका भी लिखा लाइए। ऐसे एक हुआ, एक दो कंप्लेनेंट थोड़ा ना कंप्रोमाइज होगा, ऑल थ्री आर रिक्वायर्ड। उसका कोई रोल ही नहीं है सर, थोड़ा एफआईआर में पढ़िए एफआईआर में क्या लिखा है, पढ़िएगा। एफआईआर एनेक्शन that has been filed, my lord, with additional documents. हाँ पढ़िए। आवेदक स्निग्ध देव कमल बाद हु इज द कंप्लेनेंट दिखाइए, चंड एफआईआर किसने लॉन्च कराई है, लीजिएगा। किसी को कमेंट बार रिस्पॉन्ड नंबर 2 माय लॉर्ड हैज लॉस्ट द कंप्लेंट। एक मिनट रुक तो जाएं प्लीज। कंप्लेनेंट इज स्निग्ध देव कमल बाग। कमल। ओके। ठीक है, ये तो कंप्लेनेंट तो जो है वो देखिए मैट, दिस इज अ पिटीशन अंडर सेक्शन 482 CRPC. Petitioner has filed this petition for quashing of the proceedings under section first information report dated 22/2/2022, registering case crime number 102/2022 at police station Bina, district Sagar, for offense under section 365, 342, 506/34 IPC. It is submitted that for no cause complaint was lodged by the respondent number 2. FIR was lodged by respondent number 2. Thereafter, respondent number 2 gave an affidavit to the SP Sagar that proceedings be dropped as report a false case has been registered against the present applicant Golu/Ishan Sahu. इसमें एक्यूज कौन कौन है FIR में? एक ही एक्यूज है और भी एक्यूज हैं? इसमें एक्यूज 3 लोग हैं, आशीष कांडी भी है, संजय है। गोलू और ईशान साहू। बाकी का क्या होगा? आशीष को कांडी और संजय। बाकी का क्या होगा? सीधे तो पूछा भी, मैंने देखा आपकी एप्लीकेशन। बाकी के साथ क्यों नहीं कंप्रोमाइज? ऐसा कोई पार्शियल कंप्रोमाइज का प्रोविजन? ये हमने तो एक ही की तरफ से अरे भाई आपने तो एक ही से लगाया, ऐसा पार्शियल क्वेश्चन थोड़ी ना होगी। क्या प्रावधान है? प्रावधान तो सर सबके साथ में होगा। केस या तो क्वेश होगा तो पूरा ही होगा। पूरा क्वेश होगा, या तो पार्शियल क्वेश्चन तो होगी नहीं। हम उनसे इंस्ट्रक्शन ले लेते हैं। When it is pointed out that only there were 3 accused and compromise has been affected to only one person and not other 2 accused, Shri Aishwarya Sahu prays for time to seek instructions. He may seek instructions within 2 weeks, list thereafter. चलिए। Number 95. Respect, my lord. Petitioner is seeking a direction, my lord, to decide his reference, my lord. He has filed under section 6. Petitioner's contention is that petitioner has filed a reference before Collector Singrauli, my lord. Collector Singrauli in terms of the provisions contained in 2013 का पूरा एक्ट लिख लीजिएगा, right acquisition, right to fair compensation. It's not full stop. Only prayer is to direct the Collector Singrauli to decide the pending reference expeditiously. This innocuous prayer is not opposed by Shri Manas Mani Verma. 15 दिन fresh copy, if not already decided, we decided within 2 months from the date of receipt of certified copy. This court has not expressed any opinion on merits. I'm deep. Number 100. It's a case of enhancement. I have made the क्या ग्राउंड है? मतलब minimum wages were not कितना है? मतलब at the time of accident. Date of accident क्या है? It is 8/11/2017. 8/11/2017. क्या करते थे? मतलब he was vegetable wholesaler and supplier of cement, but could not be proved. Minimum wages were at the rate of 7,125 rupees per month, which should be at least considered. क्या एविडेंस क्या है? आपने क्या कहा था उस पर? मतलब प्रूफ नहीं कर पाए। अरे एक सेकंड, क्या उसकी कंप्लेनेंट की एविडेंस तो बताइए। जी रिकॉर्ड ही नहीं है इसमें तो अभी।
Record is not available. Call for the record and list this case along with the record. Of like. Serial number 102. That's a file the insurance company notice has been served to all the नोट रिकॉर्ड आ गया इसमें? हाँ, क्या मैटर है? सर इसमें देखा जाए तो छोटा सा पॉइंट है फिटनेस का। ऑनर एंड ड्राइवर पार्टिसिपेट करते रहे, उन्होंने पेश नहीं किया है और हमने तो एविडेंस भी करवाई है। हाँ, आपने आरटीओ की एविडेंस कराई है? लॉट सर दिखाइए। That paragraph number 21. Even otherwise, let's say there is decision of the Supreme Court 106 है जिसमें डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का दी मान लो ऑनर और ड्राइवर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये तो उनकी ड्यूटी है कि वो पेश करें। ठीक है, पैरा 21 पढ़िएगा। लॉट उक्त बात पर इसके संबंध में अनावेदक क्रमांक बीमा कंपनी के द्वारा जवाब दावे में मुख्य रूप से आवेदन किया कि दुर्घटना से संलिग्ध माजदा ट्रक सो व्यावसायिक वाहन है और बिना फिटनेस के चलाया जाता है। देन पैरा 20 पिलर्स जी। साक्षी ने प्रतिपक्ष में बताया कि प्रश्नाधीन वाहन के संबंध में प्रदर्शित एएनए का प्रमाण पत्र रायपुर संबंध है, वह आज नहीं बता सकता कि प्रदर्शित पीएनए का दस्तावेज आरटीओ रायपुर द्वारा किन दस्तावेजों को देखकर जारी किया गया। वाहन का पर्टिकुलर प्रदर्शित एएनए घटना के डेट ऑफ एक्सीडेंट क्या है? डेट ऑफ एक्सीडेंट है 31/8/18 31/8/21/18। हाँ ठीक है। 20 फिटनेस जो है 12/9/18 से फिटनेस अप टू अंकित है जिसके संबंध में साक्षी का स्वतः कथन है कि फिटनेस दिनांक 12/9/18 से 11/9/19 तक के लिए जारी किया गया है। लिखिएगा। सर एक और हमारा कंट्रीब्यूटरी नहीं सका, वो केस भले ही नहीं कंसिडर करके उसको कुछ नहीं, फालतू में इतनी मेहनत नहीं करते हैं। लिखिएगा। अपीलेंट बाय श्री राकेश जैन, none for the respondents, they though all of them have been served as per the office report, डेट डाल लेना ऑफिस रिपोर्ट की, ठीक है ना? इतना This appeal is filed being aggrieved of the award dated 6th August 2022 passed by learned member Motor Accident Claims Tribunal Balaghat in MACC number 168 of 2018 on a short ground that accident took place on 21/8/2018 and on the said date vehicle bearing number vehicle bearing number CG04/JC8483, which is a Swaraj Mazda truck, was not having fitness, and in this regard officer of the RTO was examined, who had categorically deposed, as discussed in para 23 of the award, that fitness was valid up to 11/9/2019. Full stop. He further deposed that it was valid from 12/9/18 to 11/9/19. Thus, on the date of the accident, fitness was not available. Under such facts and circumstances, tribunal was obliged to direct the insurance company to pay the compensation in favor of the claimants, and then recovery rights should have been given in favor of the insurance company. Full stop. This submission is based on the judgment of Supreme Court in तो आप ही क्या दे दीजिए, हमारे दीजिए। On the judgment of Kerala High Court कर देना। In case of Parit Pillai versus Oriental Insurance Company Limited, MACA number 2030 of 2015, decided on 9/10/2018, and the order of this court dated 2nd November 2022 in MA number 1707/13. Next para. After hearing learned counsel for the appellant and going through the record, so also the case law on the subject,
this court is of the opinion that tribunal erred in fastening the liability on the insurance company despite there being statutory violation of Motor Vehicle Act उठाइए वहां से of the terms and conditions of the Motor Vehicle Act, which require that at the time of running of a vehicle, fitness of the vehicle is mandatory. कहाँ है फिटनेस का सेक्शन? परमिट की इसमें ही है पर फिटनेस है ना इसमें, परमिट का इशू कहाँ है? परमिट तो दिया हुआ 66 में, हाँ फिटनेस का कहाँ दिया है? 56 Full stop. It is pointed out that Section 56 of the Motor Vehicle Act 1988 provides that certificate of fitness of transport vehicle is mandatory. Since this mandatory condition was not fulfilled, there was a breach of policy. Taking these facts करके इसको कर देना, pay and recover कर देना. ठीक है, award is modified, pay and recover. Appeal is disposed of, record is sent back. Serial number 106. इसमें कंप्रोमाइज हो गया मैडम दोनों पार्टीज के बीच में, जो पेमेंट इनको देना था वो दे दिया। इंफ्रैक्चर हो गई ना ये? नहीं, हाँ पिटीशन नहीं सर, क्या है जो यूएनसी इनके कंप्लेंट केस के आधार पे यूएनसीआर दर्ज हुआ है सर, वो सर उसके लिए समझौता हो गया सर। इनने पेज नंबर 28 पे सर इनने चेक बाउंस के कारण उसकी वसूली उसके लिए नोटिस भेजा था सर, 28 नंबर पेज पे सर। फिर उसके बाद सर इन्हें कंप्लेंट केस फाइल किया। फिर उस बीच सर कोर्ट ने थाना प्रभारी को टीआई को भेजा है सर रिपोर्ट भेजने के लिए। उस बीच हम लोगों को समझौता हो गया, हमने पेमेंट कर समझौता हो गया तो एक एप्लीकेशन लगा दीजिए वहां पर ट्रायल कोर्ट में, दैट मैटर हैज तो कंपाउंडेबल है ये ऑफेंस तो। नहीं मैडम 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट दिखाइए। नहीं मैडम नहीं सर वो दूसरी 420 वगैरह में अच्छा 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 जी। तो समझौते के लिए बुला लीजिए दोनों का, वेरीफाई करवा देते हैं रजिस्ट्रार के सामने। कब बुलाएंगे पक्षकार? जब आप बोल दें मैडम। कहाँ के लोकल हैं क्या? लोकल है, लोकल है सर। It is submitted that parties have entered into a compromise. Full stop. Matter is essentially pertaining to check bounce. Full stop. Let parties remain personally present before the registrar judicial within bracket 2 for recording of compromise tomorrow. List this case. tomorrow की डेट डाल देना, 6 तारीख 7 तारीख को लगा दीजिए। फर्दर प्रोसीडिंग ना करे पुलिस सर। 2 दिन में तो 7, कल तो आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाएगा, कल ही कर देंगे। आप आज बुला लेते तो आज करा देते आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड। लिस्ट ऑन 7th। चलिए Serial number 108. Serial number 108. So there is an application for vacating of this stay. क्या है urgency क्या है इसमें? Lordship, may I submit? In this case, kindly see your Lordship order dated 22 passed by this honorable court. बाईस का तो कोई ऑर्डर है ही नहीं इसमें। 22 सर। 22 सर पहला ऑर्डर। इसमें ऐसा सर, इन व्यू ऑफ द अबव लेट द केस क्या मैटर क्या है ये मैटर सर ये है the show cause notice which has been issued by the state government in reference to your lordship that the agreement which has been executed between the state government and the your lordship the petition that has been come to end. Now they are not going to vacate the shop. The shops is required for the public purpose.
for winding of the road, man. बताइए कब बहस करेंगे? नहीं, इसमें देखिए स्टे तो अनंत काल तक नहीं चलेगा। नहीं, अनंत काल तक नहीं कल सर। बहस करिए इसको, नहीं, परसों। मैं ये कह रहा हूँ सर, इसमें जो ऑर्डर है, अरे होगा ऑर्डर, अवेटिंग रेट अपील में क्या हुआ? रेट अपील सब पेंडिंग सब में स्टे सर। इसमें सर बहुत सारे शॉपकीपर थे, हम दो रेट लोग। अपील में स्टे हाँ है सर, है स्टे सर। लिस्ट दिस केस आफ्टर डिसीजन इन WA 591 of 22 को भी यही ऑर्डर था लॉर्डशिप। May I make a request, Malab? in above terms application for vacating stay is disposed of for the present. Malab, may I make a small request, Malab? List along with the WA so that it may be WA डिवीजन बेंच पे जाती है, सिंगल बेंच का मैटर है, कैसी बहस कर रहे हैं आप? What my request submission in that आपका case? रिक्वेस्ट में कुछ तो साइंटिफिक बेसिस होना चाहिए, कुछ तो लीगल वो होना चाहिए। चलिए, So grateful. 109 Please, ma'am. By impugn order, recounting of vote has been directed, though an election petition was preferred. We gave our reply in that election petition. Now, if Lordship sees the order, my lord, that is P5. Page number 30 onwards, Lordship. I am the successful returning candidate, my lord. I was elected as Sarpanch. Election petition was preferred by respondent number 4. They passed probably this order seems to be an administrative order for recounting of vote. My lord, page 30 onwards, my lord. No issues, nothing, no reply. But the issue is कि तो there is a सुन लीजिए, कल इंस्ट्रक्शंस बुलाइए ये कि इलेक्शन पिटीशन पेंडेंसी के दौरान ये ऑर्डर कैसे पालित किया है। सीक इंस्ट्रक्शंस टुमारो। ये जो कह रहे हैं सर, ये कह रहे हैं कि याचिकाकर्ता स्वयंसो ग्राम स्वयंसो यह है प्रस्तुत याचिका पर विधिवत सुनवाई उपरांत याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अंशतः स्वीकार किया जाकर इतने में कि पूछिए किस प्रावधान में कर रहे हैं ये। No, there are, my lord, if lordships are well aware that there are rules and guidelines for conduct of I know that, therefore I am asking Shri Shreyas Pandit, learned counsel for the petitioner. Petitioner is aggrieved of the order dated 20/6/2023 and also passed by 30th Sub-Divisional Officer Malthon, District Sagar, ordering for recount of ये रिकाउंट तो 23 तारीख को नहीं सर, उसका फिर मैं वही बता रहा था, P6 से उनने फिर 6 के लिए किया है सर। अच्छा, और एंड आल्सो ऑर्डर डेटेड 30/6 कर दीजिएगा। ऑर्डरिंग फॉर रिकाउंट फुल स्टॉप। Shri Amit Sharma prays for time to seek instructions as to under which provision of law this recount has been ordered. List this case tomorrow, top of the list. At 12 o'clock they have directed. हाँ तो सुबह 10:15 बजे तो आपको it is made clear that if there will be no passover request and if instructions are not sought, then appropriate orders will be passed. Much obliged. Grateful, man. Right.
एनरोलमेंट आईडी से कैसे डाउनलोड करेंगे। तो हमारे पास सिर्फ 14 डिजिट का एनरोलमेंट आईडी है और यहाँ पे दिया हुआ है 18 डिजिट एनरोलमेंट आईडी। लेकिन आप देख सकते हैं कि जब ये वेबसाइट अपडेट नहीं हुआ था उस टाइम पे हमको बगल में डेट और टाइम लिखने का भी ऑप्शन देता था, लेकिन अब ये ऑप्शन इस अपडेट के बाद हटा दिया गया। उस वजह से यहाँ पे 18 डिजिट एनरोलमेंट आईडी दिया गया है। इसका मतलब है कि जब हम एनरोलमेंट आईडी लिखेंगे वहां पर ही हमको अपना डेट और टाइम देना है। तो वो कैसे देना वही मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम अपना एनरोलमेंट आईडी लिख लेते हैं। 14 डिजिट का एनरोलमेंट आईडी लिख चुके हैं और अब देखिए हम इस पे डेट और टाइम कैसे लिखते हैं। तो हमारा डेट था 9/11/2021 और 15:50 30 सेकंड। तो हमको सबसे पहले अपना डेट लिख लेना। डेट किस तरह से लिखना, पीछे से लिखना। जैसे मेरा 9/11/2021 था तो हम पहले 2021 लिखेंगे, उसके बाद 11, उसके बाद 09 और इसके बाद जब हम अपना टाइम लिखेंगे तो वो हम अपना सीधा लिखेंगे। जैसे मेरा 15:50 और 30 सेकंड है तो हम सीधा लिख देंगे 15:50 और 30 सेकंड। ये हमारा अब आप देख सकते हैं इनवैलिड नहीं दिखाएगा और यही हमारा एनरोलमेंट आईडी करेक्ट है। इसके बाद हमको अपना कैप्चर डालना है, जिस तरीके का दिया हुआ है आपको सेम टू सेम देख के डाल देना है। इसके बाद हमको सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है और वेरीफाई करके हमारा आधार कार्ड डाउनलोड होगा। एनरोलमेंट आईडी से कैसे डाउनलोड करेंगे। तो हमारे पास सिर्फ 14 डिजिट का एनरोलमेंट आईडी है और यहाँ पे दिया हुआ है 18 डिजिट एनरोलमेंट आईडी। लेकिन आप देख सकते हैं कि जब ये वेबसाइट अपडेट नहीं हुआ था उस टाइम पे हमको बगल में डेट और टाइम लिखने హలో ఫ్రెండ్స్, టెక్పీడియా ఛానల్కి స్వాగతం. మీ అందరికీ తెలిసిన రిమూవ్ పాస్వర్డ్ చూసి రిమూవ్ చేయొద్దు. ఇది పీడిఎఫ్ ఫైల్ పైన పనిచేస్తుంది. సో వీడియో పూర్తిగా చూడండి. ఇన్ఫర్మేషన్ ఓపెన్ పిన్ కోడ్ ఆ పిన్ మార్క్ పాస్ ఏ విధంగా మీరు ఫైల్ పీడిఎఫ్ ఫైల్ ఆధార్కి సంబంధించిన పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తున్నాను. పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఓకే చేస్తున్నాను. ఓకే చేస్తే మీరు ఇప్పుడు స్క్రీన్ పై చూస్తున్నారు కదా, ఆధార్ కార్డ్ ఓపెన్ అయింది. మొత్తం స్క్రీన్ ఓకే. ఆధార్ కార్డ్ ఒక్క పీడిఎఫ్ ఫైల్ పైనే కాదు, ఏ పీడిఎఫ్ ఫైల్ పైన ఉపయోగించవచ్చు. అది ఎలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం. కేవలం 1 నిమిషం మీరు స్పెండ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు మీరు స్క్రీన్ పై చూస్తున్నారు కదా, నేను ఒక ఆధార్ కార్డ్ ఫైల్ ఓపెన్ చేయబోతున్నాను. ఓపెన్ చేస్తే ఇమ్మీడియట్ గా నాకు ఈ విధంగా పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది అనమాట. నేను ఈ ఆధార్ కి సంబంధించిన పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తున్నాను. పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఓకే చేస్తున్నాను. ఓకే చేస్తే మీరు ఇప్పుడు స్క్రీన్ పై చూస్తున్నారు కదా, ఆధార్ కార్డ్ ఓపెన్ అయింది. మొత్తం స్క్రీన్ అంతా కూడా బ్లర్ చేయడం జరిగింది. ఇందులో పర్సనల్ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అవి కనిపించకుండా బ్లర్ చేశాను అనమాట. ఇక మనకి స్టార్టింగ్ లో పాస్వర్డ్ అడిగింది కదా, ఈ పాస్వర్డ్ మళ్ళీ అడగకుండా ఉండాలంటే మనం ఒక చిన్న ఫీచర్ ఉపయోగించుకుంటే సరిపోతుంది. నేను ఇక్కడ ఫైల్ దగ్గర క్లిక్ చేస్తున్నాను. క్లిక్ చేసిన తర్వాత ప్రింట్ దగ్గర క్లిక్ చేస్తున్నాను. క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీరు గమనించినట్టయితే మనకి ఈ విధంగా స్క్రీన్ వస్తుంది అనమాట. అయితే మీరు ఇక్కడ ఆధార్ కార్డ్ ప్రింట్ చేయవలసిన అవసరం లేదు. మీరు ఇక్కడ టాప్ లో చూస్తున్నారు కదా, ప్రింటర్ అని ఉంటుంది. మీరు ప్రింటర్ ఉపయోగిస్తున్నా ఉపయోగించకపోయినా పర్వాలేదు. మీకు ఇక్కడ మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రింట్ టు పీడిఎఫ్ అని కనిపిస్తుంది అనమాట. ఈ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయండి. సెలెక్ట్ చేసి మీరు ప్రింట్ చేయండి. ప్రింటర్ లేదు కదా, ఏ విధంగా ప్రింట్ అవుతుంది అనుకోవద్దు. మీరు జస్ట్ ప్రింట్ దగ్గర క్లిక్ చేసినట్టయితే మీకు నెక్స్ట్ ఒక స్క్రీన్ హలో ఫ్రెండ్స్, టెక్పీడియా ఛానల్కి స్వాగతం. दोस्तों, आधार कार्ड डाउनलोड करने के बाद आप लोग जब पीडीएफ में क्लिक करते हो उस फाइल को जब तो देने के बाद आप लोग क्या बोलो, तो ये वाला आप लोग को देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दे दिया। देने के बाद आप लोग दोस्तों